डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2461 से 2470 तक। स्टार वैली, स्टारलाइट कला। दर्जा 110 से जायद की उनसरी मखलूक़ात से भरे इस खस्ता हाल किले के अंदर सिल्वर लाइन लीजन ने किले के मरकज की तरफ पेश कदमी जारी रखी। अगरचे किले की गहराई में जाने पर उन्हें मजीद ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन मिकाफरी के तलब करदा दर्जा 4 के हीरो और किले के जादुई हिसार की बदौलत उन राक्षसों को शिकस्त देना एक आसान काम बन गया। किले में सिर्फ 6 घंटे की मेहनत के बाद लीजन के हर रुकन ने महसूस किया कि उनका तजर्बा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। यहाँ उनकी लेवल बढ़ाने की रफ्तार आम नक्शों के मुकाबले में कई गना ज़्यादा थी। मजीद बरा इन उनसरी मखलूक़ात से काफ़ी कीमती अशिया हासिल हुई, जिनमें दर्जा 110 के परसर और लोहे के साज और सामान की बड़ी मिकदार शामिल थी। अगर किस्मत अच्छी होती तो दर्जा 110 का खुफिया चांदी का साज और सामान और सीट इक्विपमेंट अभी मिल जाता। सिल्वर लाइन लीजन के अरकान के लिए ये साज और सामान बेहतरीन दर्जे का था। इनमें सबसे आला लेवल के खिलाड़ी 106 लेवल के थे, जबकि बहुत से अब भी 105 लेवल पर अटके हुए थे। फी अलवक्त दर्जा 110 के हथियार और साज और सामान हासिल करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। सेट इक्विपमेंट की खुसूसियात आम तौर पर इसी दर्जे के आम साज और सामान से आधा रैंक बेहतर होती है। अगर खिलाड़ी पूरा सीट जमा कर ले तो सीट की खुसूसियात इसी रैंक के आम साज और सामान से एक पूरा रैंक बेहतर हो जाती हैं, और कुछ में तो इससे भी ज़्यादा बोनस मिलते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार लाइट किले के राकेशों से मिलने वाले दर्जा 110 के खुफिया चांदी के सीट को लें। अगरचे हिडन ब्लू सीट सिर्फ दर्जा 110 का खुफिया चांदी का सीट था, लेकिन इसके 8 में से 6 हिस्से होने से न सिर्फ खिलाड़ी की जादू करने की रफ्तार में 20% इजाफा होता, बल्कि उनके जादुई असरात में भी 25% इजाफा हो जाता। तमाम 8 हिस्सों के साथ ये जादू की तकमील की शरह में मजीद 2% और जादू की हद में 20% इजाफा कर देता। इस सीट को पहनकर एक जादुई क्लास के माहिर का DPS दर्जा 110 के उम्दा सोने के साज और सामान वाले खिलाड़ियों से भी ज्यादा होता। दर्जा 110 तक पहुंचने के बाद भी वो यकीन से नहीं कह सकते थे कि वो दर्जा 110 के उम्दा सोने के साज और सामान के कितने हिस्से हासिल कर सकेंगे। इस बात का कवी इम्कान था कि सिर्फ गिल्ड के चोटी के माहिरीन ही पूरा सीट हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। इन जैसे माहिरीन के लिए दर्जा 110 का काफ़ी मिकदार में उम्दा सोने का साज और सामान हासिल करना बहुत मुश्किल था। खुशकिस्मती से मिकाफरी पहले ही ऐलान कर चुका था कि वो स्टार लाइट किले से हासिल होने वाले तमाम हथियारों और साज और सामान की नीलामी करेगा। इसका मतलब ये था कि इन सब को दर्जा 110 का खुफिया चांदी का सीट हासिल करने का मौका मिलेगा। वो कितना हासिल कर पाएंगे, इसका इन्हिसार सिर्फ इस बात पर था कि उन्होंने कितने GCPs जमा किए हैं। यही वजह थी कि सिल्वर लाइन लीजन के अरकान सैफ अली के एक लफ्ज़ कहे बगैर ही स्टार लाइट किले के राकेशों का सफाया करने में अपनी पूरी जान लगा रहे थे। वो दरअसल उम्मीद कर रहे थे कि सैफ अली का ग्रुप जंग में हिस्सा न ले, ताकि वो तमाम उनसरी मखलूक़ात को अपने लिए रख सकें। किले में राकेशों की तादाद महदूद थी और सब के लिए काफ़ी खुफिया चांदी के सीट नहीं होंगे। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई ये उनसरी मखलूक़ात डिवाइन ट्राइब के अरकान के लिए छोड़ने वाले हैं? आबदा गाल ने पूछा जब उसने सिल्वर लाइन लीजन को किले की मरकजी सड़कों पर पेश कदमी करते देखा। दर्जा 110 का खुफिया चांदी का साज और सामान शायद इसके लिए या उन दीगर माहिरीन के लिए अहम ना हो जो सैफ अली के साथ मगरबी बर्रे आज़म आए थे, लेकिन ये ज़ीरो विंग के दीगर माहिरीन के लिए बहुत अहम होगा। मजीद ये कि अभी तक मार्केट में दर्जा 110 का आम साज और सामान भी नहीं आया था। दर्जा 110 का खुफिया चांदी का साज और सामान तो दूर की बात है, उनके पास क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की सूरत में एक बरतरी हासिल थी, और किले का जादुई हिसार फी अलहाल राकेशों की बुनियादी खुसूसियात को दबा रहा था।
गिल्ड के लिए दर्जा 110 के कुछ हथियार और साज व सामान हासिल करने का ये एक बेहतरीन मौका था। तमाम दबे हुए राकेशों को सिल्वर लाइन लीजियन के लिए छोड़ देना एक बड़ा ज़िया था। इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगरचे इन राकेशों से काफ़ी माल मिलता है, लेकिन सिर्फ ग्रैंड लॉर्ड्स ही खुफिया चांदी का साज व सामान गिराते हैं, और उनके पास भी ऐसा करने का सिर्फ एक मौका होता है। गिरने की शरह 100% नहीं है। चूंकि सिल्वर लाइन लीजियन कले का सफाया करने में हमारी मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए हमें उन्हें इस काम से फ़ायदा उठाने देना चाहिए। सैफ अली ने आबिदा गाल को दर्जा 110 के खुफिया चांदी के साज व सामान की तरफ माइल देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम खुद कले का सफाया करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत वक्त लगेगा। इसके अलावा हमें एक ज़्यादा अहम काम निपटाना है। एडवुल्फ के साथ सैफ अली के मुआहदे के मुताबिक सिल्वर लाइन लीजियन यहां सिर्फ एक शहर पर कब्जा करने में ज़ीरो विंग की मदद करने के लिए आई थी। अब जबकि उन्होंने स्टार लाइट कले पर कब्जा कर लिया था, लीजियन के पास लड़ाई जारी रखने की कोई वजह नहीं थी। इसे वापस मोड़ने और जाने का पूरा हक था। ये हकीकत के सिल्वर लाइन लीजियन कले के अंदर मौजूद राकेशों को मारने के लिए तैयार थी, सैफ अली के लिए अच्छी खबर थी। अगर ज़ीरो विंग को खुद राकेशों का सफाया करना पड़ता तो उसके पास कले को मजबूत करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचता। कुछ ज़्यादा अहम इस मामले पर कुछ सोचने के बाद आबिदा गाल ने पूछा, क्या हम बाकी मानदा गार्डियन बासेस पर हमला करने वाले हैं? जैसे ही आबिदा गाल ने गार्डियन बासेस का जिक्र किया, कोला और ज़ीरो विंग के दीगर माहिरीन जोशो खरूश से भर गए। उन्हें स्टार लाइट बिहीमोते के साथ लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो कार्रवाई के लिए बेताब थे। नहीं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हम कले के मालिक की हवेली का कंट्रोल संभालेंगे। कले के मालिक की हवेली? गिल्ड लीडर, क्या आपके पास पहले से ही कले के मालिक का टोकन मौजूद नहीं है? आबिदा गाल ने दरियाफ्त किया। पूरे कले का कंट्रोल संभालने के लिए कले के मालिक का टोकन जरूरी था, और यह कले के मालिक की हवेली पर कब्जा करने का कलीदी जुज़्व था। आमतौर पर जब कोई कले के मालिक का टोकन हासिल कर लेता है तो उसे खुद बखुद कले के मालिक की हवेली का कंट्रोल मिल जाता है। ताहम सैफ अली ने अब उन्हें बताया कि उन्हें अब भी हवेली को महफूज बनाने की ज़रूरत है। मेरे पास कले के मालिक का टोकन तो है, लेकिन अभी तक कले के मालिक की हवेली पर मेरा कंट्रोल नहीं है। दरहकीकत मेरे पास इसका जुज़वी कंट्रोल भी नहीं है, सैफ अली ने तल्ख मुस्कराहट के साथ वजाहत की। ग्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले तामीर किए गए कले जदीद कलों की तरह नहीं थे। जब कोई जदीद कले के मालिक का टोकन हासिल करता है तो उसे हवेली का मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन कदीम कलों के मामले में ऐसा नहीं था। एक कदीम कले के मालिक की हवेली को महफूज बनाना खुद कले पर कब्जा करने से कई गना ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। इन कलों की असल कदर वहां रहने वाले राकेशों के माल गार्डियन बासेस से मिलने वाली अशिया में नहीं थी, बल्कि असल कीमती अशिया वो कदीम विरासत थीं जो कले के मालिक की हवेली में महफूज थीं। हथियारों और साज व सामान जैसी अशिया इन कदीम वरासतों के मुकाबले में सानवी हैसियत रखती थीं। कदीम इंसानों ने दर्जा 3 तक पहुंचने के लिए जो विरासत छोड़ी थीं, उनमें से ज़्यादातर वक्त के साथ ज़ाय हो चुकी थीं, और उसके नतीजे में मौजूदा दौर के इंसानों को अपने दर्जा 3 और इससे आला के प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। चूंकि स्टार लाइट कले जैसे कदीम कले अजीम तबाही से पहले मौजूद थे, इसलिए इनमें अब भी किसी न किसी हद तक दर्जा 3 और इससे आला की विरासत मौजूद। ये विरासत कदीम कलों के अंदर असल खजाने थे। खेल के इस मरहले पर खिलाड़ी सिर्फ इतना जानते थे कि दर्जा 3 तक पहुंचना मुश्किल है। वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि दर्जा 3 तो अब गॉड्स डोमेन में उनके सफ़र का सिर्फ आगाज है। एक बार जब वो अपना दर्जा 3 का प्रमोशन मुकम्मल कर लेते तो मजबूत होना कई गना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसा क्यों था? वजह बहुत सादा थी। दर्जा 3 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को अपनी ताकत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सिस्टम से कोई रहनुमाई नहीं मिलती थी। दर्जा 3 की महारतों और जादू को ही ले ले, ये दर्जा 3 के खिलाड़ियों की ताकत की बुनियाद थीं। अगर खिलाड़ी दर्जा 3 की महारतें और जादू हासिल करने के लिए सिर्फ लीगेसी स्किल पॉइंट्स पर इन्हिसार करते तो उन्हें हकीकी दर्जा 3 का खिलाड़ी नहीं समझा जाता। एक हकीकी दर्जा 3 का खिलाड़ी बनने के लिए किसी के पास अपने असलहा खाने में कम अज कम 10 दर्जा 3 की महारतें अजादू होना ज़रूरी था। किसी को अपने माना बॉडी को कंट्रोल करने के तरीके की भी ज़रूरत होती है, जो कि एक अहम विरासत थी। ये तरीक़े दर्जा 3 की महारतों और जादू से भी ज़्यादा अहम थे। अगरचे सैफ अली पहले ही एक मास्टर मैजिशियन था,
اور جادوئی حصاروں پر اس کا کنٹرول اور سمجھ دوسرے کھلاڑیوں سے کہیں بہتر تھی، لیکن اسے اپنے مانا باڈی پر صرف بنیادی کنٹرول حاصل تھا۔ مغربی بر اعظم کے ماہرین کا بھی یہی حال تھا، جو مانا کو کنٹرول کرنے میں خاص طور پر ماہر تھے۔ ان کے مانا باڈیز پر ان کی مہارت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ موجودہ درجہ 3 کے ماہرین درجہ 3 کے این پی سیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قدیم قلعوں کے اندر موجود بہت سی وراثت مانا باڈی کنٹرول سے متعلق تھیں، جو ایسے طریقے فراہم کرتی تھیں جن کی مدد سے انسان، جنہیں کوئی جسمانی برتری حاصل نہیں تھی، ان خطرناک ماحول میں زندہ رہ سکیں جو عظیم تباہی کے بعد بچ گئے تھے۔ گلڈ لیڈر، ہم قلعے کے مالک کی حویلی کو کیسے محفوظ بنائیں گے؟ آبدہ گال نے پوچھا۔ اسے احساس ہوا کہ سیف علی مذاق نہیں کر رہا تھا جب اس نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھے۔ اگر وہ قلعے کے مالک کی حویلی کو محفوظ نہ بنا سکے تو اسٹار لائٹ قلعہ بغیر مالک کے رہے گا۔ اگر قلعہ عوام کے لیے خود بخود کھلنے سے پہلے یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو زیرو ونگ ایک بہت ہی عجیب پوزیشن میں رہ جائے گا۔ یہ سادہ ہے، ہمیں صرف قلعے کے مالک کی حویلی میں لیگیسی ٹرائل پاس کرنا ہوگی۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو قلعے کے مالک کے ٹوکن کے باوجود ہمارا کنٹرول صرف ظاہری ہوگا، سیف علی نے جواب دیا۔ سادہ الفاظ میں، اسٹار لائٹ قلعے کے مالک کا ٹوکن اسٹار لائٹ قلعے کی وراثت حاصل کرنے کا ایک ٹکٹ تھا۔ کھلاڑی قلعے کے کتنے حصے پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ اس کی کتنی وراثت کو فعال کر سکتے ہیں۔ مختلف قدیم قلعوں کے لیگیسی ٹرائلز کی مشکل مختلف ہوتی تھی۔ معلوم شدہ مشکلات نارمل، ہارڈ، ہیل، آسورا اور گارڈ موڈ تھیں۔ لیگیسی ٹرائل جتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا، اس کے انعامات اتنے ہی زیادہ ہوتے، لیکن ٹرائل کو مکمل کرنے کے لیے زیادہ کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی۔ مزید یہ کہ تمام لیگیسی ٹرائلز کا ایک ہفتے کا کول ڈاؤن ہوتا تھا۔ اس کے بعد سیف علی آبدہ گال اور اپنے باقی ساتھیوں کو اسٹار لائٹ قلعے کے مالک کی حویلی کی طرف لے گیا۔ ایک جادوئی حصار نے اس وقت حویلی کو گھیر رکھا تھا، اور میتھک راکشس بھی اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ کھلاڑی تو دور کی بات ہے، صرف وہ کھلاڑی جس کے پاس قلعے کے مالک کا ٹوکن ہو اور وہ کھلاڑی جنہیں وہ رسائی دے، اس رکاوٹ سے گزر سکتے تھے۔ حویلی کے دروازے تک پہنچنے کے بعد سیف علی نے قلعے کے مالک کا ٹوکن نکالا اور ایک منتر پڑھنا شروع کیا۔ خاموشی سے اس نے دعا کی، برا کرم، اسٹار لائٹ قلعے کا لیگیسی ٹرائل زیادہ مشکل نہ ہو۔ اس نے اسٹار لائٹ قلعے پر قبضہ کرنے کا انتخاب صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کے راکشوں سے نمٹنا آسان تھا، اس کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ یہ اسٹار ویلی کے ان چند چھوٹے قلعوں میں سے ایک تھا جس کی حویلی میں مانا کی لہریں کمزور تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹار لائٹ قلعہ جس وراثت کی حفاظت کر رہا تھا وہ خاص طور پر طاقتور نہیں تھی، اور لیگیسی ٹرائل زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے ایک طاقتور حویلی والے قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوتی تو قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد حویلی کا کنٹرول حاصل نہ کر پانے کی صورت میں اس کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب سیف علی نے ٹوکن پر درج منتر مکمل کیا تو حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گہرے جامنی رنگ کا 4 تہوں والا جادوئی حصار نمودار ہوا۔ اس کے بعد سنہری دروازوں کا ایک بڑا جوڑا ابھرا، اور جیسے ہی دروازے آہستہ آہستہ کھلے، ان کے درمیان سے ایک قدیم ہالہ پھوٹ پڑا۔ ستیہ ناس! کیا یہ صرف ایک معمولی چھوٹا قلعہ نہیں ہے؟ اس میں آسورا موڈ لیگیسی ٹرائل کیوں ہے؟ سیف علی سنہری دروازوں کو دیکھ کر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا۔ چیپٹر 2462 سنہری دروازہ۔ عابدہ گال اور دیگر اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے جب قلعے کے مالک کی حویلی کے داخلے پر سنہری دروازوں کا جوڑا نمودار ہوا۔ اگرچہ دروازے صرف 8 میٹر اونچے تھے، لیکن ان سے ایک مقدس ہالہ نکل رہا تھا جس نے قریبی مانا کو قابو میں کر لیا تھا۔ اس ہالے نے زیرو ونگ کے ارکان کے اندر موجود مانا کو بھی متاثر کیا۔ اگرچہ دروازوں پر خدائی نشانات اور تصاویر کندہ تھیں، لیکن جب کھلاڑیوں نے انہیں غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ نشانات اور تصاویر ناقابل فہم تھیں۔ اس کے باوجود دھندلے نشانات اور تصاویر کسی نہ کسی طرح بوجھل محسوس ہوئیں اور تجسس پیدا کیا۔ دروازوں پر یہ نشانات کیا ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے انہیں غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے لگاتار کئی بار ایڈوانسڈ جنگی تکنیکیں استعمال کرنے سے بھی زیادہ تھکا دیا، عابدہ گال نے حیرت سے کہا۔ نقش و نگار کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنی نظریں دروازوں سے ہٹا لیں۔ اس نے گارڈز ڈومین میں بہت سی حیرت انگیز چیزیں دیکھی تھیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اس کا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوا تھا جو چند سیکنڈ تک دیکھنے کے بعد اس کے ارتکاز کو اس قدر ختم کر سکتی تھی۔ اسے شک نہیں تھا کہ اگر وہ چند لمحے مزید دروازوں کو گھورتی رہتی تو اس کا ذہن بوجھل ہو جاتا۔
शोला रानी और दीगर ने भी दरवाजों से मुंह मोड़ लिया, इस खौफ से कि अगर वो देखते रहे तो बेहोश हो जाएंगे। गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ी इर्तिकाज की कमी की वजह से शाज़ व नादिर ही बेहोश होते थे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके नताइज कुन बर्दाश्त की कमी से भी ज्यादा शदीद होते। जब किसी खिलाड़ी की कुन बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो वो हरकत करने की सलाहियत खो देता है, लेकिन जब वो अपना तमाम इर्तिकाज खो देता है तो वो गहरी नींद में जाने पर मजबूर हो जाता है, जिससे बहाल होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये महाज पर लड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मोहलिक धचका हो सकता है। ये मामूल की बात है। इस सुनहरी दरवाजे पर मौजूद मालूमात एक ऐसी विरासत है जो कदीम ज़माने से चली आ रही है। मजीद ये कि ये एक निस्बतन मुकम्मल विरासत है और उन जंगी तकनीकों से कहीं ज्यादा पेचीदा है जो हमने अब तक देखी है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे खिलाड़ी महज एक नज़र में देख सकें, सैफ अली ने कहा। जब उसने अपने साथियों का तजस्सुस देखा तो उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बात जारी रखी, अगर आप इस विरासत को ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपकी बहाली में 5 दिन से ज्यादा वक्त लग सकता। कदीम कलों में छोड़ी गई विरासत के दरवाजे 3 दर्जों में तकसीम थे: कांसी का दरवाज़ा, चांदी का दरवाज़ा और सुनहरी दरवाज़ा। हर दरवाज़ा पिछले से ज्यादा ताकतवर था और उनमें मौजूद विरासत हर अगले दर्जे के साथ ज्यादा मुकम्मल थी। इसी तरह दरवाजे का दर्जा जितना ऊंचा होता, लीगेसी ट्रायल इतना ही मुश्किल होता। बहुत से दर्जा 3 के माहिरीन को कांसी के दरवाज़ों पर नॉर्मल और हार्ड मोड लीगेसी ट्रायल्स को पास करने में भी दुश्वारी होती थी। सुनहरी दरवाज़ों में सिर्फ आसवरा और गार्ड मोड लीगेसी ट्रायल्स होते थे, जो इतने मुश्किल थे कि चोटी के माहिरीन भी इस चैलेंज पर मायूस हो जाते। सैफ अली ने फर्ज किया था कि बदतरीन सूरत हाल में भी स्टार लाइट किले में चांदी का दरवाज़ा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विरासत का दरवाज़ा गोल्ड रैंक का होगा। इस किले के मालिक की हवेली का कंट्रोल हासिल करना तकरीबन इतना ही मुश्किल होगा जितना कि एक बड़े किले की हवेली पर कब्जा करना। क्या सिस्टम ने ट्रायल की मुश्किल इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि हम कदीम किले पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं? सैफ अली के जहन में सवालात भर गए जब इसने अपने सामने मौजूद सुनहरी दरवाजे को देखा। आमतौर पर छोटे किलों में ज्यादा से ज्यादा चांदी के दरवाजे होते थे और दरमियाने दर्जे के किलों में सुनहरी दरवाजा होने का सिर्फ एक छोटा सा इम्कान होता था। उसने कभी किसी छोटे किले में सुनहरी दरवाजा मिलने के बारे में नहीं सुना था। छोड़ो उसे, बस इसे एक वक्त में एक कदम के तौर पर लेते हैं। सैफ अली ने अपना सर झटक कर अपनी परेशानियों को दूर किया। फिर इसने अपने दांत पैसे और अपनी टीम को सुनहरी दरवाजे के अंदर ले गया। अगर इसने ट्रायल को किले के मालिक के टोकन से फ़ाल करने के बाद अब इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो उसे दोबारा कोशिश करने से पहले टोकन के कूल डाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मजीद ये कि सुनहरी दरवाजे का ज़हूर मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं था, ये उनके लिए एक नेमत साबित हो सकता था। एक आला दर्जे के विरासत के दरवाजे को पास करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ियों को अपने माना बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका सीखने में ज्यादा मदद फराहम करेगा। विरासत का दरवाज़ा एक कदीम किले का सबसे कीमती खजाना था। ये एक कदीम किले को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी था। मुख्तलिफ ताकतें सैफ अली की पिछली ज़िंदगी में शुरू में इस हकीकत से वाकिफ नहीं थीं और उन्होंने विरासत के दरवाज़ों को अपने किलों पर ज्यादा कंट्रोल हासिल करने के एक जरिए के तौर पर देखा था। मुख्तलिफ ताकतों ने कुछ अरसे बाद ही विरासत के दरवाज़ों की असल कदर दरियाफ्त की थी, ये सीखते हुए कि ये दरवाजे खिलाड़ियों के लिए अपने माना बॉडीज़ की मुकम्मल सलाहियतों को खोलने का तेज़ तरीन तरीका है। अगर खिलाड़ी ऐसी मदद के बगैर अपने माना बॉडीज़ को तलाश करने और उनके मुताबिक ढलने की कोशिश करते तो उनके माना बॉडीज़ की सलाहियतों को खोलने में सदियां लग जाती। जैसे ही सैफ अली और दीगर सुनहरी दरवाजे से गुजरे, उनके अर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। दुनिया दोबारा अपनी जगह पर साकिन हो गई और सैफ अली ने खुद को अकेले एक मुकद्दस सुनहरी पहाड़ के सामने पाया। ये सुनहरी पहाड़ कई हजार मीटर ऊंचा था। सैफ अली ये भी नहीं देख सकता था कि पहाड़ कहाँ खत्म हो रहा है। पहाड़ का हाला टावर ऑफ 4 गॉड्स के हाले से थोड़ा ही कम शदीद था। पहाड़ के हाले में नहाते हुए सैफ अली ने अपने ऊपर एक शदीद दबाव महसूस किया, जिसने इसकी नक्ल व हरकत को कम कर दिया। तो ये सुनहरी दरवाजे का ट्रायल है? सैफ अली ने हैरान होकर अपने अर्द गिर्द देखा। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान वो सिर्फ एक बार कांसी के दरवाजे में दाखिल हुआ था और उसने एक बड़ी रकम अदा करने के बाद ही दाखिले की जगह हासिल की थी। इसके बावजूद उसने खुशी से कीमत अदा की थी। अगर वो ऐसा ना करता तो उसे आज़ाद खिलाड़ियों की तरह अपने माना बॉडी को तलाश करने और उसके मुताबिक ढलने के लिए अपने तजुर्बात पर इन्हिसार करना पड़ता, जिससे इस अमल में बहुत सा कीमती वक्त ज़ाय हो जाता।
सी का माना बॉडी जितना ताकतवर होता, इसकी सलाहियतों को खोलना इतना ही मुश्किल होता। इसकी वजह से आज़ाद दर्जा 3 के खिलाड़ी मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दर्जा 3 के माहिरीन से आगे निकलने के लिए जिदोजहद करते थे। बदकिस्मती से इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। ये महज एक गिल्ड के वसाइल तक रसाई हासिल करने का फायदा था। अगर ऐसा ना होता तो इतने ज्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ सुपर पावर्स में शामिल होने के लिए इतने बेताब ना होते। सुनहरी दरवाजे के अंदर सैफ अली ने दरियाफ्त किया कि कांसी और सुनहरी दरवाजे के दरमियान फर्क उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। जब वो कांसी के दरवाजे में दाखिल हुआ था तो उसके माहौल ने इसकी ज़हनी हालत को मुतासिर नहीं किया था, लेकिन सुनहरी दरवाजे के अंदर वो अपने ज़हन में एक खालीपन महसूस कर सकता था। ऐसी जगहों पर जहां माना के मामूली निशानात हों, ऐसी ज़हनी हालत इंतहाई मददगार साबित होगी। जबकि खिलाड़ी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां माना की कमी हो, सख्त माहौल उनके सीखने और बढ़ने की सलाहियत को मुतासिर करेगा, यहां तक कि उनके माना बॉडीज के ताउन के बावजूद। जबकि सैफ अली और दीगर खामोशी से अपने अर्द गिर्द का मुशाहिदा कर रहे थे, इन सब के सामने गहरे नीले रंग के बख्तर में एक देवी का साया नमूदार हुआ। मैं इस विरासत के दरवाजे की तख्लीक कार हूं, अलियाडी। ट्रायल लेने वाले, तुम्हारे पास मुकद्दस पहाड़ पर चढ़ने और ट्रायल पास करने के लिए 2 दिन है। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें इस जगह से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ इस सूरत में जब तुम में से 3 या इससे ज्यादा मुकद्दस पहाड़ की पहली इबादतगाह तक पहुंच जाएंगे, तुम्हें स्टारलाइट कले का कांसी का निशान मिलेगा, जिससे कले पर तुम्हारा कब्जा महफूज हो जाएगा। याद रखो, ये तुम्हारा वाहिद मौका है। तुम्हें 1 और महीने तक इस जगह दोबारा आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलियाडी ने सैफ अली को गौर से देखते हुए वजाहत की। जैसे ही अलियाडी ने बात खत्म की, वो गायब हो गई जैसे इसका कभी वजूद ही न था। खुशकिस्मती से हमारे पास 2 दिन हैं। अलियाडी का तारुफ सुनने के बाद सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। माजी में जब उसने कांसी के दरवाजे को चैलेंज किया था तो उसे मुकद्दस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ 1 दिन दिया गया था, लेकिन अब इसके पास ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 2 दिन होंगे। खुशकिस्मती से वक्त की ये मिक़दार आबदागाल और उसके दूसरे साथियों के लिए इस माहौल के मुताबिक ढलने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। आखिरकार ये पहला मौका था जब वो लीगेसी ट्रायल में दाखिल हुए थे। ताहम इससे पहले कि सैफ अली अपनी खुशकिस्मती का जश्न मना पाता, मुकद्दस पहाड़ पर शानदार बख्तर पहने हुए 3 नाइट्स नमूदार हुए। हर नाइट के पास तलवारें थीं और उनमें सबसे कमज़ोर दर्जा 110 और दर्जा 3 का था। जैसे ही ये नाइट्स जाहिर हुए, उन्होंने सैफ अली की तरफ हमला कर दिया। नाइट्स तेज रफ्तार थे और इलाके में माना की कमी के बावजूद इनमें से हर एक के गिर्द कसीफ माना मौजूद था। 3 नाइट्स जिनके माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं, वो भी शुरू में ही सैफ अली करीब आते हुए नाइट्स को देखकर दंग रह गया। चैप्टर 2463 बुनियादी उनलाक। एनपीसी नाइट्स की तलवारों पर मौजूद माना की शदीद मिकदार को महसूस करते हुए सैफ अली गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने फौरन अपनी दोनों तलवारें निकाल ली और जंग के लिए तैयार हो गया। अगर इसके मुखालफीन महज नए दर्जा 3 के एनपीसीज या दर्जा 100 से नीचे के दर्जा 3 के एनपीसीज होते तो शायद वो इतना परेशान ना होता, लेकिन 3 दर्जा 110 दर्जा 3 के एनपीसीज के खिलाफ जिनके माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर खिले हुए थे, वो जरा सी गलती से अपनी जान गंवा सकता था। एक बंद माना बॉडी और एक खिले हुए माना बॉडी के दरमियान फर्क एक रिफाइनमेंट रिलिम के माहिर और एक आम खिलाड़ी के दरमियान फर्क जैसा था। यही वजह थी कि कुछ दर्जा 3 के एनपीसीज मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में मजिस्ट्रेट के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकते थे, जबकि दीगर सिर्फ एक कस्बे या शहर के गार्ड कैप्टन के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकते थे। कुछ कमज़ोर दर्जा 3 के एनपीसीज तो सिर्फ महल के दाखिले की हिफाजत तक महदूद थे। ये मुख्तलिफ हैसियतें एनपीसीज के माना बॉडीज की हालत का नतीजा थीं। कोई भी दर्जा 3 का एनपीसी जो अपने माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियतों को खोल सकता था, वो इसी दर्जे के दीगर अफराद में एक अशराफिया होता था। वो अब आम एनपीसीज नहीं बल्कि माहिरीन थे। ये दर्जा 3 के एनपीसीज माहिर खिलाड़ियों को इतनी ही आसानी से मार सकते थे जितनी आसानी से आम खिलाड़ियों को। अपने हदफ तक पहुंचकर 3 एनपीसी नाइट्स ने मुख्तलिफ समतों से सैफ अली पर अपनी तलवारों से वार किया। नाइट्स एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में थे, जैसे वो 1 दर्जन साल से ज्यादा अरसे से जंग में साथी रहे हों। 2 नाइट्स ने सैफ अली की तवज्जो हटाने की कोशिश की, जबकि एक ने इसके अंधे मकाम पर हमला किया।
मजीद ये कि उनके हमले इतने ताकतवर थे कि वो इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स को भी पछाड़ सकते थे। अगर सैफ अली की जगह कोई और दर्जा 3 का खिलाड़ी होता तो वो जल्द ही शिकस्त खा जाता। बदकिस्मती से तीनों नाइट्स सैफ अली को बेवकूफ ना बना सके। एक डोमेन रीलिम माहिर के तौर पर उसने जल्दी से उनके हमले के रास्तों का तयन कर लिया। सैफ अली ने फौरन अपने अंधे मकाम पर हमला करने वाले नाइट का मुकाबला किया, जबरदस्ती नाइट के हमले का रास्ता बदल दिया और हथियार को दूसरे 2 नाइट्स की तलवारों से टकराने के लिए मोड़ दिया। पींग पींग पींग। टकराव के नतीजे में तीनों नाइट्स लड़खड़ा कर पीछे हट गए, लेकिन सैफ अली भी साफ बचकर ना निकल सका। वो भी आधा कदम पीछे हट गया और उसका दायां बाजू असर से थोड़ा सा कांप गया। तो ये सुनहरी दरवाजे का ट्रायल है। सैफ अली ने हैरत ज़दा होकर कलंग रेत पर एक नज़र डाली जो हल्की सी आवाज के साथ थरथरा रही थी। वो आबदा गाल और दूसरों के लिए फिक्रमंद हुए बगैर ना रह सका। इस दुनिया में तकरीबन कोई माना नहीं था और उसकी वजह से आबदा गाल और उसके दूसरे साथी खुशकिस्मत होंगे अगर वो अपनी आम जंगी ताकत का निस्फ भी दिखा सकें, यहां तक कि अपने माना बॉडीज की मदद से भी। नाइट्स के साथ सैफ अली का पहला टकराव मुख्तसर था, लेकिन वो बता सकता था कि इसके मुखालफिन के जंगी मेयार ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के बराबर थे। उनके जंगी मेयार शायद बहुत ज्यादा ना हों, लेकिन इसे यकीन था कि उनके पास सिल्वर रैंक के माना बॉडीज हैं, वरना इसकी बुनियादी खुसूसियात के साथ एक ही टकराव इसके बाजू को सुन्ना कर देता। अगर उसे भी मुश्किल पेश आ रही थी तो तसव्वुर करना आसान था कि दूसरे कैसे होंगे। मजीद ये कि वो अभी सिर्फ पहाड़ के दामन में था, उसने अभी इस पर चढ़ना शुरू भी नहीं किया था। पहाड़ पर चढ़ना इस लीगेसी ट्रायल का मकसद था, और जैसे जैसे खिलाड़ी ऊपर चढ़ते उन्हें मजबूत मुखालफीन का सामना करना पड़ता। खुशकिस्मती से उन्हें दरहकीकत अपने मुखालफीन को मारने की जरूरत नहीं थी। जब तक खिलाड़ी पहाड़ के रिहायशियों के खिलाफ 30 मिनट तक जिंदा रहते उन्हें गुजरने की इजाजत दी जाती, लेकिन ये अब भी एक मुश्किल काम था। पीवीपी लड़ाइयां शाज़ व नादिर ही 10 मिनट से ज्यादा चलती थीं। एनपीसीज के खिलाफ लड़ाइयों का तो जिक्र ही किया, क्योंकि ऐसी तेज रफ्तार लड़ाइयों के लिए बहुत ज्यादा कुतन बर्दाश्त और इर्तिकाज की जरूरत होती थी। ताहम नाइट्स के साथ अपने पहले टकराव के दौरान सैफ अली ने एनपीसीज के माना सर्किट्स और इस बात को महसूस किया कि वो उनके अंदर माना को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर बाहर की दुनिया में माना की कसरत की वजह से ऐसी चीजों को महसूस करना काफी मुश्किल था, लेकिन विरासत के दरवाजे की जगह में बमुश्किल ही कोई माना था। नतीजे के तौर पर एनपीसी नाइट्स के अंदर माना का बहाव आसानी से महसूस किया जा सकता था। सैफ अली जादुई क्लास का खिलाड़ी नहीं था, लेकिन वो वाज़े तौर पर उनके माना के बहाव को महसूस कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि इन नाइट्स के पास सिर्फ सिल्वर माना बॉडीज थे। उनके माना बॉडीज की साख्त सैफ अली के एपिक रैंक के माना बॉडी से कहीं ज्यादा सादा थी। वो उन नाइट्स को लड़ते हुए देखकर ज्यादा बसीरत हासिल नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद इसे अपने माजी के कांसी के माना बॉडी को खोलने से ज्यादा मालूमात हासिल होंगी। सैफ अली के तीनों नाइट्स को पीछे धकेलने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी पोजीशन संभाली और एक और हमला किया, जिससे सैफ अली को सांस लेने का वक्त ना मिला। इस बार ताहम नाइट्स ने एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। नाइट्स में से एक ने सैफ अली पर हमला करने पर तवज्जो मरकूज की, जबकि बाकी 2 ने अपने माना को यकजा किया और मौका का इंतजार किया। नाइट्स अब जानते थे कि वो सैफ अली की तकनीकों का मुकाबला नहीं कर सकते, और उन्होंने इसे वहशियाना ताकत से मगलूब करने का फैसला किया था। उसने सैफ अली को एक मुश्किल पोजीशन में छोड़ दिया। इसकी बुनियादी खुसूसियात यकीनी तौर पर दर्जा 3 के नाइट्स से ज्यादा थीं, लेकिन उनकी तलवारों पर माना की ताकत के साथ सैफ अली नताइज के बगैर हथियारों को नहीं रोक सकता था। इसके पास चकमा देने और पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं था। खुशकिस्मती से माना ने सिर्फ नाइट्स के हमलों के पीछे ताकत में इजाफा किया था, उसने उनके नुकसान में इजाफा नहीं किया था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी सैफ अली का जोश बढ़ता गया। उसने वो तरीका सीख लिया था और उसकी नकल की थी जो नाइट्स अपने माना बॉडीज के अंदर माना को चलाने और इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक नया जादुई हिसार बनाना सीखने जैसा था। नाइट्स ने इस पर दोबारा हमला किया और सैफ अली ने खामोशी से अपने जिस्म में माना को बाहर की तरफ रहनुमाई की, जिसने इसकी मुकद्दस तलवार को ढांप लिया। ये काफी होना चाहिए। फिर उसने दर्जा 3 के नाइट्स की माना से ढकी हुई तलवारों पर कलंगरे चलाई। बूम! पहाड़ के दामन से एक धमाके की आवाज गूंजी।
वार के असर ने तीनों दर्जा 3 के नाइट्स को एक कदम पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। इसके बरक्स सैफ अली अपनी असल पोजीशन पर कायम रहा और उसका बाजू अब नहीं कांप रहा था। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सैफ अली के कानों तक पहुंची। सिस्टम, अपने अपने एपिक माना बॉडी का 5% हिस्सा अनलॉक कर लिया है। मैंने आखिरकार अपने माना बॉडी को खोलने का तरीका समझ लिया है, सैफ अली ने अपने हथियार पर एक नजर डालते हुए खुशी से कहा। उसने आखिरकार उन नाइट्स के माना को चलाने और इस्तेमाल करने के तरीके की नकल करना सीख लिया था। यकीनन वो नाइट के तरीकों की मुकम्मल नकल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसके माना बॉडी के साथ मुताबकत नहीं रखते थे। से अपने नुक्ता नज़र में तरमीम करने की ज़रूरत थी। मजीद ये कि इसके पास एक एपिक माना बॉडी था, जिसकी साख्त सिल्वर माना बॉडी से ज़्यादा पेचीदा थी। यही वजह थी कि इसने इस हमले से अपने माना बॉडी का सिर्फ 5% हिस्सा खोला था। कोई ताज्जुब नहीं कि माजी में इतने माहिरीन सुनहरी दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए क्यों लड़ते थे। मैंने आधे घंटे से भी कम वक्त में 15 दिन से ज़्यादा की तरक्की कर ली है। 3 NPCs को दुश्मनी से इसे घूरते हुए देखकर सैफ अली को एहसास हुआ कि सुनहरी दरवाजे के लीगेसी ट्रायल के अंदर तरबियत करना कितना हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर था। अगर उसकी जगह सिल्वर माना बॉडी वाला कोई माहिर होता तो उसने शायद एक ही चक्कर में अपना तमाम माना बॉडी खोल लिया होता। इन नाइट्स ने ऐसा करने के तरीके की एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी, और यह माहौल दूसरों के माना बॉडीज का मुशाहिदा करने के लिए बेहतरीन जगह थी। ये बाहर की दुनिया में मुमकिन ही नहीं था। जिसके बाद सैफ अली ने NPC नाइट्स के अगले ग्रुप को चैलेंज किया। वो जितनी जल्दी मुमकिन हो नए एहसास से वाकिफ होना और उसके मुताबिक ढलना चाहता था। दूसरे ग्रुप में 6 NPC नाइट्स शामिल थे और उन्होंने अपने माना बॉडीज को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया। इनफरादी तौर पर वो पहले 3 नाइट्स जितने ही मजबूत थे, लेकिन आखिर में वो सैफ अली के लिए तजुर्बाती चूहों से ज्यादा कुछ नहीं थे, क्योंकि इसने अपने एपिक माना बॉडी को मजीद बेहतर बनाया। सैफ अली को न सिर्फ पहाड़ पर चढ़ते हुए मजीद नाइट्स का सामना करना पड़ा, बल्कि नाइट्स के पास आला दर्जे के माना बॉडीज भी थे। पहले नाइट्स के पास सिर्फ बुनियादी सिल्वर माना बॉडीज थे, लेकिन आखिरकार सैफ अली का सामना इंटरमीडिएट सिल्वर और एडवांस्ड सिल्वर माना बॉडीज वाले NPCs से हुआ। नतीजे के तौर पर सैफ अली अपने एपिक माना बॉडी को बेहतर बनाना जारी रखने के काबिल हुआ। 10%, 15%, 20%। 7 घंटे से ज्यादा की लड़ाई और पैक सिल्वर माना बॉडीज वाले 6 दर्जा 3 के नाइट्स के खिलाफ अपना चैलेंज मुकम्मल करने के बाद सैफ अली आखिरकार मुक़द्दस पहाड़ की पहली इबादतगाह तक पहुंच गया। सैफ अली के पहली इबादतगाह में दाखिल होने के बाद गहरे नीले रंग के बख्तर में देवी अलियाडी दोबारा इसके सामने नमूदार हुई। अलियाडी से एक ऐसा हाला निकल रहा था जो दर्जा 5 की मखलूकात से भी बालातर था। ट्रायल लेने वाले, तुम काफी माहिर साबित हुए हो। तुम 9 घंटों के अंदर पहली इबादतगाह तक पहुंच गए हो। तुम्हारी कोशिश के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें 2 इख्तियारात दूंगी। पहले इख्तियार में मेरे खिलाफ 3 चालों तक जिंदा रहना शामिल है। इसमें कामयाब होकर न सिर्फ तुम इस ट्रायल को पास कर लोगे और पहाड़ की दूसरी सतह में दाखिल हो जाओगे, बल्कि तुम्हें एक लीगेसी गाइडेंस भी मिलेगी। अगर तुम दूसरा इख्तियार मुंतखब करते हो तो तुम्हें इस इबादतगाह के मुहाफिज का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें दूसरी सतह तक रसाई मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इजाफी इनामात नहीं मिलेंगे। अलियाडी ने सैफ अली को पेशकश की। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 मिनट है। एहतियात से फैसला करो। चैप्टर 2463 3 खुदाई तलवारें। माना तकनीकें सीखने का भी ऑप्शन है। अलियाडी की दी गई ऑप्शन सुनकर सैफ अली हिचकिचाए बगैर न रह सका। माना तकनीक एक जानी पहचानी इस्तिलाह थी। ये माना के इस्तेमाल की एक ऐसी तकनीक थी जिसे खिलाड़ी दर्जा 3 तक पहुंचने और अपना माना बॉडी हासिल करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसे गार्ड्स डोमेन में जंगी तकनीक की एक किस्म के तौर पर दर्जा बंदी किया गया था। सिर्फ इतना था कि जंगी तकनीकें किसी शख्स के जिस्मानी ढांचे के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करती थीं, जबकि माना तकनीकें इसी के लिए माना के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करती थी। ताहम गार्ड्स डोमेन में सिर्फ खिलाड़ियों की एक इंतहाई कलील तादाद को माना तकनीकें सीखने का मौका मिलता था, क्योंकि ये इल्म अरसा दराज से मिट चुका था। आमतौर पर खिलाड़ियों को माना तकनीकें बनाने के लिए अपनी इल्हामी सलाहियतों पर इन्हिसार करना पड़ता था। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, अपनी पिछली जिंदगी के दौरान 1 दहाई तक गार्ड्स डोमेन खेलने के बाद भी वो कभी एक भी माना तकनीक सीखने में कामयाब नहीं हो सका था।
अगर ये अलियाडी के 3 हमलों को देखने से पहले की बात होती तो वो गालिबन बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने एपिक माना बॉडी को खोलने के तरीके पर रहनुमाई हासिल करने का इंतखाब करता। इसकी वजह ये थी कि इसने अपनी पिछली जिंदगी में माहिरीन को जो माना तकनीकें इस्तेमाल करते देखा था वो खास तौर पर ताकतवर नहीं थीं। वो माना तकनीकें सिर्फ मौजूदा महारतों और जादू की ताकत को थोड़ा सा बढ़ाती थीं, जो जंगी तकनीकों जितनी कारामद भी नहीं थीं। ताहम देवी के हमलों से ऐसा लगता था कि वो एक गलत फहमी में मुब्तला था। आखिरकार अलियाडी की माना तकनीकों ने उसे दर्जा 3 तक महदूद रहने के बावजूद दर्जा 4 की चोटी की ताकत दिखाने की इजाज़त दी थी। इसकी माना तकनीकों की ताकत बरोंस जंगी तकनीकों से कई गन्ना बेहतर थी। यकीनन इसकी माना तकनीक के जरिए ऐसी ताकत दिखाने की एक वजह तकनीक पर उसकी आला गिरफ्त थी। इसके बावजूद उसने सैफ अली को माना तकनीकों की ताकत का एक अमूमी अंदाज़ा दे दिया था। अगर वो अलियाडी की तीसरी तलवार होली इनाहिलेशन में महारत हासिल कर लेता तो वो वाकई पूरे गार्ड्स डोमेन में बिला रोक टोक घूमने के काबिल हो जाता। आमतौर पर खिलाड़ियों को दर्जों से तजावुज़ करने के लिए लेजेंडरी अशिया पर इन्हिसार करना पड़ता था। मजीद ये कि किसी का दर्जा जितना ऊंचा होता दर्जों से तजावुज़ करना इतना ही मुश्किल होता। सिर्फ दर्जा 3 और दर्जा 4 के दरमियान का फ़र्क ही बहुत बड़ा था। एक लेजेंडरी शे के साथ भी एक दर्जा 3 का खिलाड़ी बराबर के जंगी मेयार के दर्जा 4 के खिलाड़ी से लड़ते हुए बेहतरीन सूरत में मुकाबला बराबर कर सकता था। एक हकीकी दर्जा 4 के खिलाड़ी के खिलाफ जीतने के लिए सिर्फ एक लेजेंडरी शे से ज्यादा की जरूरत होती। दूसरी तरफ अलियाडी की माना तकनीकों के लिए दर्जों से तजावुज़ करने के लिए सिर्फ अपने माना बॉडी को खोलने की जरूरत थी। दरी असना काफी वक्त मिलने पर खिलाड़ी एपिक माना बॉडीज को भी 100% सलाहियत तक खोल सकते थे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 30 सेकंड है। अगर तुम फैसला नहीं करते हो तो मैं इसे तुम्हारी तरफ से सीखने का मौका छोड़ने के तौर पर लूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फैसले पर अच्छी तरह गौर करोगे, अलियाडी ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अलियाडी ने बात खत्म की, इसके सामने एक सिस्टम टाइमर नमूदार हुआ जो सेकंड गिन रहा था। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड। टुक टुक की आवाजें मौत की उल्टी गिनती की तरह थीं और उन्होंने सैफ अली के जहन को झंझोड़ कर रख दिया। इसके पास माना तकनीक सीखने का सिर्फ यही एक मौका था। इसमें महारत हासिल करने के बाद वो उसे दूसरों को भी सिखा सकता था। ये माना तकनीक ज़ीरो विंग के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी मदद होगी। ताहम अगर वो अपने एपिक माना बॉडी को 100% सलाहियत से आगे खोलना चाहता था तो वो सिर्फ अलियाडी की रहनुमाई पर ही इन्हिसार कर सकता था, वरना अपनी मदद अब के तहत इसके 100% की हद को उबूर करने के इम्कानात अमली तौर पर सिफर थे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड और हैं, अलियाडी ने याद दिलाया जब उसने सैफ अली को अब भी गहरी सोच में देखा। ताहम अलियाडी की याद दहानी ने सैफ अली की तवज्जो हासिल नहीं की। इसके बरक्स वो अब और भी गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारे पास 5 सेकंड रह गए हैं, अलियाडी ने एक बार फिर उकसाया। फैसला करो। अलियाडी की आखिरी याद दहानी पर सैफ अली अपनी सोचों से बाहर निकला और एक गहरा सांस लिया। लेडी अलियाडी, मैं अपने एपिक माना बॉडी पर रहनुमाई का इंतखाब करता हूं, सैफ अली ने अज़्म के साथ कहा। क्या तुम पर एतमाद हो? अलियाडी ने संजीदगी से उसे घूरते हुए पूछा। मैं बिल्कुल पर एतमाद हूं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए तस्दीक की। इसकी नज़र में माना तकनीक वाकई हैरत अंगेज थी। दरहकीकत अलियाडी की माना तकनीक की कदर लेजेंडरी अशिया की कदर से भी बढ़कर थी। ताहम अपने एपिक माना बॉडी को 100% की हद से आगे खोलने की सलाहियत हासिल करना कहीं ज्यादा अहम था, क्योंकि खिलाड़ी का माना बॉडी हर चीज की बुनियाद था। इसकी पिछली जिंदगी में दर्जा 6 के दायरे में कदम रखने वाले हर खिलाड़ी ने 100% की हद को उबूर किया था। अगर वो दर्जा 6 तक पहुंचने का मौका हासिल करना चाहता था तो उसे अपने माना बॉडी को 100% से आगे बढ़ाना था। जहां तक अलियाडी की माना तकनीक का ताल्लुक है, अगरचे ये वाकई खिलाड़ियों की जंगी ताकत में काफी हद तक इजाफा कर सकती थी, लेकिन दर्जे हर चीज पर हावी थे। ये खास तौर पर दर्जा 6 के लिए सच था। यहां तक कि अगर वो दर्जा 5 का खिलाड़ी एक इंतहाई ताकतवर लेजेंडरी हथियार से लैस होता तो वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा 6 के सबसे कमजोर खिलाड़ियों का मुकाबला बराबरी पर करने के काबिल होता। दर्जा 6 के खिलाड़ी को शिकस्त देना बिल्कुल नामुमकिन होता। कहने की जरूरत नहीं कि माना तकनीकों पर इन्हिसार करते हुए भी ऐसा ही होता। कदीम जमाने में
इंसानों के पास मुकम्मल माना तकनीक की विरासत मौजूद थी। इसके बावजूद वो दर्जा 6 के खुदाओं का मुकाबला करने के काबिल नहीं थे। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में दर्जे ही सब कुछ थे। मौजूदा गार्ड्स डोमेन को ही ले लें। दर्जा 2 के खिलाड़ी दर्जा 3 के खिलाड़ियों के सामने बेबस थे। ये मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दर्जा 2 के माहिरीन के लिए भी सच था। फी अलहाल मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ दर्जा 3 के खिलाड़ियों को इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकती थीं। यहां तक कि अगर दर्जा 2 के खिलाड़ी हैरत अंगेज थे और मौजूदा दर्जा 3 के माहिरीन को शिकस्त दे सकते थे, अगर वो खुद दर्जा 3 में तरक्की करने के काबिल नहीं थे, तो ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से दर्जा 3 के खिलाड़ियों से पीछे रह जाएंगे जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचेंगे। बेहतरीन, जब अलियाडी ने सैफ अली का पुरज़्म जवाब सुना तो उसके बेऐब चेहरे पर एक नफीस मुस्कराहट नमूदार हुई। इसी वक्त एक बार फिर सैफ अली के कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। सिस्टम, मुबारक हो, अपने पोशीदा ट्रायल ताकत का इंतखाब पास कर लिया है और अलियाडी की पहचान हासिल कर ली है। एक पोशीदा ट्रायल। सैफ अली ये सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस चैलेंज में वाकई एक पोशीदा ट्रायल शामिल होगा। गॉड्स डोमेन में एनपीसीज की मुख्तलिफ शख्सियात थीं। आमतौर पर वो खिलाड़ियों को सिर्फ सीधे सादे ट्रायल्स देते थे। ताहम कुछ एनपीसीज ऐसे थे जो खिलाड़ियों को दोहरे ट्रायल्स देते थे। इन दोहरे ट्रायल्स की सूरत में अगर खिलाड़ी पोशीदा ट्रायल को पास करने में नाकाम रहते तो ज़ाहिरी ट्रायल को पास करना बेमानी होता। उन्हें फिर भी कोई इनाम नहीं मिलता। चूंकि तुमने अपने माना बॉडी पर रहनुमाई हासिल करने का इंतखाब किया है, इससे जाहिर होता है कि तुम ताकत के लालच में गुमराह नहीं हुए। कदीम ज़माने में इंसानों ने मुसलसल हतमी ताकत का ताक़ुब किया है। अगरचे उन्होंने आखिरकार ये हतमी ताकत हासिल कर ली, लेकिन इसकी वजह से उन्हें तबाही का भी सामना करना पड़ा, अलियाडी ने कहा। एक खुशगवार लहजे में उसने बात जारी रखी, तुम ताहम इस ताकत का शिकार नहीं हुए जो मैंने दिखाई। तुमने मेरा ट्रायल पास कर लिया है। अब से तुम मेरे जानिशीन हो और मेरी विरासत हासिल करने के अहल हो। सिस्टम, मुबारक हो, अपने हेवनली ब्लू सेनेट अलियाडी का चैलेंज मुकम्मल कर लिया है और उनके जानिशीन बन गए हैं। इनाम के तौर पर माना बॉडी लीगेसी और होली इनाहिलेशन तकनीक लीगेसी दी जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद अलियाडी ने 2 मेमोरी क्रिस्टल्स निकाले जिनसे रंगीन चमक निकल रही थी और सैफ अली के हवाले कर दिए। इन 2 मेमोरी क्रिस्टल्स में से एक में एपिक माना बॉडीज को खोलने का तरीका दर्ज है और दूसरे में वो माना तकनीक दर्ज है जो मैंने बनाई है। तुम इनमें से हर एक को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, अलियाडी ने बगैर किसी निशान के गायब होने से पहले कहा, मुक़द्दस पहाड़ के दामन में सिर्फ एक दंग रह जाने वाले सैफ अली को छोड़कर। ये वाकई बाल बाल बचना था। अलियाडी के गायब होने के बाद सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। अगर उसे माना बॉडी की अहमियत और दर्जों की ताकत का पहले से इल्म न होता तो उसने गालिबन अलियाडी की माना तकनीक का इंतखाब किया होता। आखिरकार जो कुछ उसने देखा था, इससे अलियाडी की माना तकनीक खिलाड़ियों की जंगी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा फराहम करती। जब तक मौजूदा दर्जा 3 के खिलाड़ी अलियाडी की माना तकनीक सीख लेते, उनकी जंगी ताकत दर्जा 3 की चोटी तक पहुंच जाती, मुमकिना तौर पर दर्जा 4 के मेयार तक भी। दरीं असना, अगर किसी के पास खेल के इस मरहले पर दर्जा 4 की जंगी ताकत होती तो वो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के दरमियान नाकाबिल तस्खीर होता। कौन भला ऐसे लालच का मुकाबला कर सकता था? ताहम अगर उसने वाकई अलियाडी की माना तकनीक हासिल करने का इंतखाब किया होता तो उसे कुछ भी ना मिलता। अब जबकि मैंने निशान और विरासत हासिल कर ली है, अब वापस जाने का वक्त है। अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद सैफ अली ने मुक़द्दस पहाड़ से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जाने से पहले दोनों मेमोरी क्रिस्टल्स को महफूज कर लिया। उसने मेमोरी क्रिस्टल्स इस्तेमाल करने में जल्दी नहीं की। आखिरकार वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं। वो उनसे कितना इल्म हासिल कर सकता था, इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस पर था। अगर उसने मेमोरी क्रिस्टल्स को एक मिसाली हालत और माहौल में इस्तेमाल न किया तो ये एक बड़ा ज़िया होगा। चैप्टर 2465 चांदी का निशान। सैफ अली की धीमी पुकार के साथ डिसइंटीग्रेशन आर्मर से डिसइंटीग्रेशन पावर निकलने लगी और अर्द गिर्द की जगह लरजने लगी। इसी वक्त डिसइंटीग्रेशन पावर का एक हिस्सा सैफ अली के जिस्म में दाखिल हुआ, जिसने इसे फौरी तौर पर दर्जा 4 के दायरे तक पहुंचा दिया। अचानक
خلائی پابندیاں اور خوفناک دباؤ جس نے اصل میں سیف علی کے جسم کو جکڑ رکھا تھا کافی حد تک کمزور ہو گیا، جس سے وہ دوبارہ حرکت کرنے کے قابل ہو گیا۔ تاہم ان تبدیلیوں کے باوجود اس نے خود کو محفوظ محسوس نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہو گئی۔ پہلے جب وہ اب بھی درجہ 3 پر تھا، اس نے محسوس کیا تھا کہ الیاڈی کے موجودہ حملے میں اس کے دوسرے حملے جتنا مانا نہیں تھا۔ تاہم درجہ 4 تک پہنچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ فی الحال الیاڈی کے 50 گز کے اندر کی جگہ در حقیقت مانا سے بھری ہوئی تھی جو فولاد کی طرح کثیف تھی۔ گاڈز ڈومین میں مانا کا وجود ہوا کی طرح تھا۔ یہ کافی زیادہ کثافت تک پہنچنے کے بعد ہی دھندلی حالت میں تبدیل ہوتا تھا۔ تاہم الیاڈی کے گرد موجود مانا دھندلی اور مائع حالتوں سے تجاوز کر چکا تھا۔ عام طور پر گاڈز ڈومین میں مانا جتنا زیادہ خالص ہوتا، اس میں اتنی ہی زیادہ توانائی ہوتی۔ گیسی حالت میں موجود مانا اور میجک کرسٹلز میں مرتکز مانا کو ہی لے لے، ان میں سے ہر ایک میں توانائی کی مقدار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ الیاڈی کے خوفناک حملے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سیف علی نے اپنے 5 حواس کو ان کی آخری حدوں تک دھکیل دیا اور اپنی سب سے طاقتور مہارت وائڈ سلشٹ کا استعمال کیا، دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے تمہیں اسے روکنا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے خلا سے تلوار کی 6 روشنیاں نمودار ہوئیں، پھر الیاڈی کی عظیم تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک میں ضم ہو گئیں۔ سیف علی کی تمام برزرک سکلز کے اثرات کے ساتھ مل کر اس حملے کو سیف علی کی موجودہ صلاحیتوں کا عروج کہا جا سکتا تھا۔ در حقیقت اس نے 100% تکمیل کی شرح پر وائڈ سلیش کا استعمال کیا تھا۔ اس حملے کی طاقت بلا شبہ اسی لیول کے میتھک راکشوں کو اڑا سکتی تھی۔ غالباً درجہ 4 کے این پی سیز بھی اس سے مستثن نہیں ہوں گے۔ بوم! دونوں اطراف کے حملوں کے ٹکرانے کے بعد چاروں طرف ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ گونجا۔ پورا مقدس پہاڑ بھی ہلکا سا لرزنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے مقدس پہاڑ کی پہلی عبادت گاہ سے ایک سایہ اڑتا ہوا نکلا اور مقدس پہاڑ کے بالکل دامن میں جا گرا، جس سے 3 میٹر سے زیادہ گہرا گڑھا بن گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے ایک ایسے چیلنجر کا طویل عرصے تک انتظار کیا ہے جس کے پاس ایپک مانا باڈی ہو۔ کاش اس نے یہاں آنے سے پہلے اپنا مانا باڈی کھول لیا ہوتا۔ درجہ 4 کے وجود کی طاقت کے ساتھ مل کر شاید وہ میری آخری چال کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا، الیاڈی نے خود سے کہا جب اس نے سیف علی کو عبادت گاہ سے غائب ہوتے دیکھا تو ابھری۔ تاہم جیسے ہی وہ جانے والی تھی، اسے اچانک کچھ محسوس ہوا۔ اس کا سایہ عبادت گاہ سے غائب ہو گیا اور پہاڑ کے دامن میں دوبارہ نمودار ہوا۔ درست طور پر وہ سیف علی کے گرنے کے گڑھے کے پاس نمودار ہوئی۔ وہ مرا نہیں۔ الیاڈی کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی جھلک نمایاں ہوئی جب اس نے سیف علی کو گڑھے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے دیکھا۔ دیوی کا حملہ وصول کرنے کے باوجود اس کے ایچ پی میں 1 پوائنٹ کی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ صرف نظر آنے والی خلائی دراڑیں اس کے گرد موجود تھیں۔ تاہم یہ دراڑیں خود کو ٹھیک کر رہی تھیں اور آخر کار اس کے گرد ایک مکمل رکاوٹ بن گئی۔ کتنا بال بچا! اگر میرے پاس نائٹ واکر کیپ کی وائڈ شیلڈ اور نہ ہوتی تو وہ حملہ یقینی طور پر مجھے مار دیتا۔ سیف علی نے اپنی حفاظت کرنے والی رکاوٹ کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے اب بھی الیاڈی کے آخری حملے کو کم سمجھا تھا۔ وہ آخری حملہ کرمزن ڈریگن فلائنگ شپ کی مانا پلس کی نز سے بھی زیادہ طاقتور تھا، عملی طور پر فلائنگ شپ کی میجک ایلوین کینن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ وہ محض ایک عام درجہ 3 کے حملے کے ساتھ درجہ 4 کی چوٹی پر طاقت دکھا سکے۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس ایک سے زیادہ فریگمنیٹڈ لیجنڈری اشیاء تھیں، جن میں سے ایک دفاع کے لیے بھی تھی، ورنہ اسٹائل میں صرف موت ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اندرونی طور پر ایک لمحے کے لیے جشن منانے کے بعد سیف علی جلدی سے گڑھے سے باہر نکلا اور الیاڈی کے پاس گیا۔ لیڈی الیاڈی، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا میں نے آپ کا ٹرائل پاس کر لیا ہے؟ سیف علی نے دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگرچہ وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن اسے مقدس پہاڑ کے بالکل نیچے اڑا دیا گیا تھا۔ چونکہ الیاڈی کے ساتھ اس کا معاہدہ اس کی 3 چالیں وصول کرنے کا تھا، اس لیے اسے یقین نہیں تھا کہ عبادت گاہ سے باہر اڑ جانا نااہلی کی بنیاد ہے نہیں۔ الیاڈی نے اہلیت کی شرائط واضح طور پر بیان نہیں کی تھیں۔ تم پاس ہو گئے، الیاڈی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مزید یہ کہ تمہاری کارکردگی بہترین تھی۔ تم نے واقعی اپنے درجہ 3 کے مانا باڈی کو کھولے بغیر میری 3 چالیں وصول کرنے میں کامیابی حاصل کی۔
ان تمام چیلنجرز میں سے جن کا میں نے سالوں میں سامنا کیا ہے، تم پہلے ہو جس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انعام کے طور پر میں تمہیں نہ صرف ایک وراثت کی رہنمائی دوں گی بلکہ اسٹار لائٹ قلعے کا چاندی کا نشان بھی دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد الیاڈی نے ہوا میں چاندی کا ایک نشان بنایا اور اسے سیف علی کی کلائی پر بندھے قلعے کے مالک کے ٹوکن پر نقش کر دیا۔ سسٹم مبارک ہو، اپنے چاندی کا نشان حاصل کر لیا ہے اور اسٹار لائٹ قلعے کے سلور لارڈ بن گئے ہیں۔ اب قلعے کے مالک کی حویلی میں آزادانہ طور پر داخل ہو سکتے ہیں اور اسٹار لائٹ قلعے کے جدید افعال استعمال کر سکتے ہیں۔ سسٹم اپنے وراثت کے دروازے کے تخلیق کار کا چیلنج مکمل کر لیا ہے۔ انعام کے طور پر لیول 1 اور الیاڈی کی طرف سے ایک وراثت کی رہنمائی دی جاتی ہے۔ سسٹم نوٹیفیکیشنز کا سلسلہ موصول ہونے پر سیف علی ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس چیلنج کے انعامات اتنے فراخ دلانہ ہوں گے۔ صرف وراثت کی رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ہی ایک فریگمنٹڈ لیجنڈری شے جتنا قیمتی تھا۔ در حقیقت اگر اس کی پچھلی زندگی کے چوٹی کے ماہرین کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ شاید صرف وراثت کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے خوشی سے ایک فریگمنٹڈ لیجنڈری شے کا تبادلہ کر لیتے۔ آخر کار گاڈز ڈومین میں کسی کی اپنی طاقت کو اولین ترجیح حاصل تھی۔ ہتھیاروں اور ساز و سامان جیسی بیرونی اشیاء صرف کسی شخص کی موجودہ طاقت کو سہارا دینے کا کام کرتی تھیں۔ مزید یہ کہ جب تک کوئی کافی مضبوط ہوتا، فریگمنٹڈ لیجنڈری اشیاء حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ ایڈونچر ٹیموں کے آزاد ماہرین کو ہی لے لیں۔ ان ماہرین کے پیچھے کوئی بڑی کارپوریشن یا سپر پاور نہ ہونے کے باوجود ان میں سے کچھ پھر بھی گارڈز ڈومین کے عروج تک پہنچ گئے تھے۔ دریں اثنا ان لوگوں نے یہ کارنامہ مکمل طور پر اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے انجام دیا تھا۔ تاہم وراثت کی رہنمائی حاصل کرنے کے علاوہ اس نے درحقیقت اسٹار لائٹ قلعے کا چاندی کا نشان بھی حاصل کر لیا تھا۔ اگر اس کی پچھلی زندگی کی مختلف سپر پاورز کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ یقینی طور پر اسے زندہ کھا جانا چاہتے۔ ماضی میں اپنے زیر کنٹرول قدیم قلعوں میں اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے مختلف سپر پاورز نے اپنے چوٹی کے ماہرین کی پرورش کے لیے بے پناہ افرادی قوت اور وسائل صرف کیے تھے۔ تاہم انتہائی کم سپر پاورز قدیم قلعے کا چاندی کا نشان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں، خاص طور پر ان قدیم قلعوں کے لیے جن میں سنہری دروازہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاندی کا نشان اب ایسی چیز نہیں تھی جسے صرف مٹھی بھر چوٹی کے ماہرین حاصل کر سکیں۔ وراثت کے دروازے سے چاندی کا نشان حاصل کرنے کے لیے 10 ماہرین کو مقدس پہاڑ کی دوسری عبادت گاہ کو صاف کرنے اور 3 ماہرین کو ایک ہی چیلنج کی کوشش میں مقدس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ مقدس پہاڑ کی دوسری سطح کی مشکل پہلی سطح سے کہیں زیادہ تھی۔ مقدس پہاڑ کی پہلی سطح لیگیسی ٹرائل کے لیے ایک بنیادی سطح کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ ایک چیلنج سے زیادہ ایک تعلیمی آلے کے طور پر کام کرتی تھی۔ تاہم ایک بار جب کھلاڑی مقدس پہاڑ کی دوسری سطح پر پہنچ جاتے تو کہانی مختلف ہوتی۔ دوسری سطح اور اس سے آگے کی سطحیں مضبوط کو کمزور سے الگ کرتے۔ ان کا مقصد کھلاڑیوں کو کچھ سکھانا نہیں تھا اور کھلاڑی ان سطحوں پر صرف زندہ رہنے کا راستہ تلاش کر سکتے تھے۔ کانسی کے دروازے کے مقدس پہاڑ کی دوسری سطح کے معاملے میں درجہ 3 کے کھلاڑیوں کو درجہ 3 کے غاروں کا اسپرٹس کا سامنا کرنا پڑتا تھا جن کے جنگی معیار انتہائی بلند ہوتے تھے۔ ان میں سے سب سے کمزور ہاف سٹیپ ریفائنمنٹ ریلم ماہرین کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ کھلاڑیوں کو بیک وقت متعدد آوروں کا اسپرٹس کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک تیسری سطح کا تعلق ہے، افواہ تھی کہ مخالفین حقیقی درجہ 3 کے ہیرو تھے۔ یقیناً کھلاڑیوں کو اب دوسری سطح اور اس سے آگے 30 منٹ تک زندہ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہیں اب بھی 10 منٹ تک ٹکنا پڑتا تھا۔ اگر کانسی کے دروازے کا ٹرائل ہی اتنا کٹھن تھا تو سیف علی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سنہری دروازے کے ٹرائل کی دوسری سطح پر کس قسم کے مخالفین اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں ایک انتخاب کرنا ہے۔ کیا تم اپنے ایپک مانا باڈی کو کھولنے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم مانا تکنیکوں پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ الیاڈی نے سیف علی کے دنگ رہ جانے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چیپٹر 2466 ہیونلی بلیو کا جانشین۔ مانا تکنیکیں سیکھنے کا بھی آپشن ہے۔ الیاڈی کی دی گئی آپشن سن کر سیف علی ہچکچائے بغیر نہ رہ سکا۔ مانا تکنیک ایک جانی پہچانی اصطلاح تھی۔ یہ مانا کے استعمال کی ایک ایسی تکنیک تھی جسے کھلاڑی درجہ 3 تک پہنچنے اور اپنا مانا باڈی حاصل کرنے کے بعد ہی استعمال کر سکتے تھے۔ اسے گارڈز ڈومین میں جنگی تکنیک کی ایک قسم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔
सिर्फ इतना था कि जंगी तकनीकें किसी शख्स के जिस्मानी ढांचे के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करती थीं, जबकि माना तकनीकें इसी के लिए माना के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करती थीं। ताहम गार्ड्स डोमेन में सिर्फ खिलाड़ियों की एक इंतहाई कलील तादाद को माना तकनीकें सीखने का मौका मिलता था, क्योंकि ये इल्म अरसा दराज से मिट चुका था। आमतौर पर खिलाड़ियों को माना तकनीकें बनाने के लिए अपनी इल्हामी सलाहियतों पर इन्हिसार करना पड़ता था। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, अपनी पिछली जिंदगी के दौरान एक दहाई तक गार्ड्स डोमेन खेलने के बाद भी वो कभी एक भी माना तकनीक सीखने में कामयाब नहीं हो सका था। अगर ये अलियाडी के 3 हमलों को देखने से पहले की बात होती तो वो गालिबन बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने एपिक माना बॉडी को खोलने के तरीके पर रहनुमाई हासिल करने का इंतखाब करता। इसकी वजह यह थी कि इसने अपनी पिछली जिंदगी में माहिरीन को जो माना तकनीकें इस्तेमाल करते देखा था, वो खास तौर पर ताकतवर नहीं थीं। वो माना तकनीकें सिर्फ मौजूदा महारतों और जादू की ताकत को थोड़ा सा बढ़ाती थीं, जो जंगी तकनीकों जितनी कारामद भी नहीं थी। ताहम देवी के हमलों से ऐसा लगता था कि वो एक गलत फहमी में मुब्तला था। आखिरकार अलियाडी की माना तकनीकों ने उसे दर्जा 3 तक महदूद रहने के बावजूद दर्जा 4 की चोटी की ताकत दिखाने की इजाज़त दी थी। इसकी माना तकनीकों की ताकत बरोंस जंगी तकनीकों से कई गन्ना बेहतर थी। यकीनन इसकी माना तकनीक के जरिए ऐसी ताकत दिखाने की एक वजह तकनीक पर उसकी आला गिरफ्त थी। इसके बावजूद उसने सैफ अली को माना तकनीकों की ताकत का एक अमूमी अंदाज़ा दे दिया था। अगर वो अलियाडी की तीसरी तलवार होली इनाहिलेशन में महारत हासिल कर लेता तो वो वाकई पूरे गार्ड्स डोमेन में बिला रोक टोक घूमने के काबिल हो जाता। आमतौर पर खिलाड़ियों को दर्जों से तजावुज़ करने के लिए लेजेंडरी अशिया पर इन्हिसार करना पड़ता था। मजीद ये कि किसी का दर्जा जितना ऊंचा होता, दर्जों से तजावुज़ करना इतना ही मुश्किल होता। सिर्फ दर्जा 3 और दर्जा 4 के दरमियान का फ़र्क ही बहुत बड़ा था। एक लेजेंडरी शे के साथ भी एक दर्जा 3 का खिलाड़ी बराबर के जंगी मेयार के दर्जा 4 के खिलाड़ी से लड़ते हुए बेहतरीन सूरत में मुकाबला बराबर कर सकता था। एक हकीकी दर्जा 4 के खिलाड़ी के खिलाफ जीतने के लिए सिर्फ एक लेजेंडरी शे से ज़्यादा की ज़रूरत होती। दूसरी तरफ अलियाडी की माना तकनीकों के लिए दर्जों से तजावुज़ करने के लिए सिर्फ अपने माना बॉडी को खोलने की ज़रूरत थी। दरी असना काफ़ी वक्त मिलने पर खिलाड़ी एपिक माना बॉडीज़ को भी 100% सलाहियत तक खोल सकते थे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 30 सेकंड है। अगर तुम फैसला नहीं करते हो तो मैं इसे तुम्हारी तरफ से सीखने का मौका छोड़ने के तौर पर लूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फैसले पर अच्छी तरह गौर करोगे, अलियाडी ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अलियाडी ने बात खत्म की, इसके सामने एक सिस्टम टाइमर नमूदार हुआ जो सेकंड गिन रहा था। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड। टुक टुक की आवाजें मौत की उल्टी गिनती की तरह थीं और उन्होंने सैफ अली के जहन को झंझोड़ कर रख दिया। इसके पास माना तकनीक सीखने का सिर्फ यही एक मौका था। इसमें महारत हासिल करने के बाद वो उसे दूसरों को भी सिखा सकता था। ये माना तकनीक ज़ीरो विंग के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी मदद होगी। ताहम अगर वो अपने एपिक माना बॉडी को 100% सलाहियत से आगे खोलना चाहता था तो वो सिर्फ अलियाडी की रहनुमाई पर ही इन्हिसार कर सकता था। वरना अपनी मदद अब के तहत इसके 100% की हद को उबूर करने के इम्कानात अमली तौर पर सिफर थे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड और हैं, अलियाडी ने याद दिलाया जब उसने सैफ अली को अब भी गहरी सोच में देखा। ताहम अलियाडी की याद दहानी ने सैफ अली की तवज्जो हासिल नहीं की। इसके बरक्स वो अब और भी गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारे पास 5 सेकंड रह गए हैं, अलियाडी ने एक बार फिर उकसाया। फैसला करो। अलियाडी की आखिरी याद दहानी पर सैफ अली अपनी सोचों से बाहर निकला और एक गहरा सांस लिया। लेडी अलियाडी, मैं अपने एपिक माना बॉडी पर रहनुमाई का इंतखाब करता हूं, सैफ अली ने अज़्म के साथ कहा। क्या तुम पर एतमाद हो? अलियाडी ने संजीदगी से उसे घूरते हुए पूछा। मैं बिल्कुल पर एतमाद हूं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए तस्दीक की। इसकी नज़र में माना तकनीक वाकई हैरत अंगेज थी। दरहकीकत अलियाडी की माना तकनीक की कदर लेजेंडरी अशिया की कदर से भी बढ़कर थी। ताहम अपने एपिक माना बॉडी को 100% की हद से आगे खोलने की सलाहियत हासिल करना कहीं ज्यादा अहम था, क्योंकि खिलाड़ी का माना बॉडी हर चीज की बुनियाद था। इसकी पिछली जिंदगी में दर्जा 6 के दायरे में कदम रखने वाले हर खिलाड़ी ने 100% की हद को उबूर किया था। अगर वो दर्जा 6 तक पहुंचने का मौका हासिल करना चाहता था
तो उसे अपने माना बॉडी को 100% से आगे बढ़ाना था। जहां तक अलियाडी की माना तकनीक का ताल्लुक है, अगरचे ये वाकई खिलाड़ियों की जंगी ताकत में काफ़ी हद तक इजाफा कर सकती थी, लेकिन दर्जे हर चीज़ पर हावी थे। ये ख़ास तौर पर दर्जा 6 के लिए सच था। यहां तक कि अगर वो दर्जा 5 का खिलाड़ी एक इंतहाई ताकतवर लेजेंडरी हथियार से लैस होता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 6 के सबसे कमज़ोर खिलाड़ियों का मुकाबला बराबरी पर करने के काबिल होता। दर्जा 6 के खिलाड़ी को शिकस्त देना बिल्कुल नामुमकिन होता। कहने की ज़रूरत नहीं कि माना तकनीकों पर इन्हिसार करते हुए भी ऐसा ही होता। कदीम ज़माने में इंसानों के पास मुकम्मल माना तकनीक की विरासत मौजूद थी। इसके बावजूद वो दर्जा 6 के खुदाओं का मुकाबला करने के काबिल नहीं थे। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में दर्जे ही सब कुछ थे। मौजूदा गार्ड्स डोमेन को ही ले लें। दर्जा 2 के खिलाड़ी दर्जा 3 के खिलाड़ियों के सामने बेबस थे। ये मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दर्जा 2 के माहिरीन के लिए भी सच था। फ़िलहाल मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ दर्जा 3 के खिलाड़ियों को इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकती थीं। यहां तक कि अगर दर्जा 2 के खिलाड़ी हैरत अंगेज थे और मौजूदा दर्जा 3 के माहिरीन को शिकस्त दे सकते थे, अगर वो खुद दर्जा 3 में तरक्की करने के काबिल नहीं थे, तो ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से दर्जा 3 के खिलाड़ियों से पीछे रह जाएंगे जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचेंगे। बेहतरीन, जब अलियाडी ने सैफ अली का पुरज़्म जवाब सुना तो उसके बेऐब चेहरे पर एक नफीस मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसी वक्त एक बार फिर सैफ अली के कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। सिस्टम, मुबारक हो, अपने पोशीदा ट्रायल ताकत का इंतखाब पास कर लिया है और अलियाडी की पहचान हासिल कर ली है। एक पोशीदा ट्रायल। सैफ अली ये सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस चैलेंज में वाकई एक पोशीदा ट्रायल शामिल होगा। NPCs दर गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ शख्सियात थीं। आमतौर पर वो खिलाड़ियों को सिर्फ सीधे सादे ट्रायल्स देते थे। ताहम कुछ NPCs ऐसे थे जो खिलाड़ियों को दोहरे ट्रायल्स देते थे। इन दोहरे ट्रायल्स की सूरत में अगर खिलाड़ी पोशीदा ट्रायल को पास करने में नाकाम रहते तो ज़ाहिरी ट्रायल को पास करना बेमानी होता। उन्हें फिर भी कोई इनाम नहीं मिलता। चूंकि तुमने अपने माना बॉडी पर रहनुमाई हासिल करने का इंतखाब किया है, इससे जाहिर होता है कि तुम ताकत के लालच में गुमराह नहीं हुए। कदीम ज़माने में इंसानों ने मुसलसल हतमी ताकत का ताक़ुब किया है। अगरचे उन्होंने आखिरकार ये हतमी ताकत हासिल कर ली, लेकिन इसकी वजह से उन्हें तबाही का भी सामना करना पड़ा, अलियाडी ने कहा। एक खुशगवार लहजे में उसने बात जारी रखी, तुम ताहम इस ताकत का शिकार नहीं हुए जो मैंने दिखाई। तुमने मेरा ट्रायल पास कर लिया है। अब से तुम मेरे जानिशीन हो और मेरी विरासत हासिल करने के अहल हो। सिस्टम, मुबारक हो, अपने हेवनली ब्लू सेनेट अलियाडी का चैलेंज मुकम्मल कर लिया है और उनके जानिशीन बन गए हैं। इनाम के तौर पर माना बॉडी लीगेसी और होली इनाहिलेशन तकनीक लीगेसी दी जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद अलियाडी ने 2 मेमोरी क्रिस्टल्स निकाले जिनसे रंगीन चमक निकल रही थी और सैफ अली के हवाले कर दिए। इन 2 मेमोरी क्रिस्टल्स में से एक में एपिक माना बॉडीज को खोलने का तरीका दर्ज है और दूसरे में वो माना तकनीक दर्ज है जो मैंने बनाई है। तुम इनमें से हर एक को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, अलियाडी ने बगैर किसी निशान के गायब होने से पहले कहा, मुक़द्दस पहाड़ के दामन में सिर्फ एक दंग रह जाने वाले सैफ अली को छोड़कर। ये वाकई बाल बाल बचना था। अलियाडी के गायब होने के बाद सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। अगर उसे माना बॉडी की अहमियत और दर्जों की ताकत का पहले से इल्म न होता तो उसने गालिबन अलियाडी की माना तकनीक का इंतखाब किया होता। आखिरकार जो कुछ उसने देखा था, इससे अलियाडी की माना तकनीक खिलाड़ियों की जंगी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा फराहम करती। जब तक मौजूदा दर्जा 3 के खिलाड़ी अलियाडी की माना तकनीक सीख लेते, उनकी जंगी ताकत दर्जा 3 की चोटी तक पहुंच जाती, मुमकिना तौर पर दर्जा 4 के मेयार तक भी। दरीं असना, अगर किसी के पास खेल के इस मरहले पर दर्जा 4 की जंगी ताकत होती तो वो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के दरमियान नाकाबिल तस्खीर होता। कौन भला ऐसे लालच का मुकाबला कर सकता था? ताहम अगर उसने वाकई अलियाडी की माना तकनीक हासिल करने का इंतखाब किया होता तो उसे कुछ भी ना मिलता। अब जबकि मैंने निशान और विरासत हासिल कर ली है, अब वापस जाने का वक्त है। अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद सैफ अली ने मुक़द्दस पहाड़ से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जाने से पहले दोनों मेमोरी क्रिस्टल्स को महफूज कर लिया। उसने मेमोरी क्रिस्टल्स इस्तेमाल करने में जल्दी नहीं की।
आखिरकार वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं। वो उनसे कितना इल्म हासिल कर सकता था, इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस पर था। अगर इसने मेमोरी क्रिस्टल्स को एक मिसाली हालत और माहौल में इस्तेमाल न किया तो ये एक बड़ा ज़िया होगा। चैप्टर 2467 विरासत का कमरा। स्टार वैली, स्टार लाइट कला। सैफ अली के विरासत के दरवाजे से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलते ही किले के मालिक की हवेली के दाखिले पर एक खलाई दरार नमूदार हुई। अलहाल दाखिले के सामने कई शख्सियात आराम कर रही थीं, जिनमें से हर एक थकी हुई लग रही थी, जैसे वो अभी ऐसी जंग लड़कर आए हों जो कई दिन और रातों तक जारी रही हो। उनकी आंखें खून आलूद थीं और उनके जिस्मों में हर जगह दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। गिल्ड लीडर जब कोला ने सैफ अली को खलाई दरार से बाहर आते देखा तो उसकी आंखों में हैरत की झलक नुमायां हुई। कोला के अलावा शेडो सौरुड, टर्टल डोव, एलोरंग समर और तारिक महमूद जो उसके पास बैठे थे, इसी तरह इस मंजर को देखकर दंग रह गए। वो जानते थे कि विरासत के दरवाजे के अंदर की सूरत हाल बहुत वाज़ेह थी। उनकी 10 अफराद की टीम में से पहली सतह को साफ करने का सबसे ज्यादा इम्कान बिलाशुबा सैफ अली का था। अब ताहम सैफ अली दरहकीकत विरासत के दरवाजे से बाहर आने वाला छठा शख्स था। इस पेशरफ्त ने उनके जहनों को चकरा कर रख दिया। आखिरकार जंगी मेयार और बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से सैफ अली उनमें सबसे मजबूत था, यहां तक कि इसके माना बॉडी का मेयार भी बेमिसाल था। नजरियाती तौर पर अगर सैफ अली मुक़द्दस पहाड़ की पहली सतह को फतह करने में नाकाम भी रहता, तब भी इसे विरासत के दरवाजे से बाहर आने वाला आखिरी शख्स होना चाहिए था। कोला और दीगर की तरफ से दी जाने वाली अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली ने पूछा, सिर्फ तुम पांचों बाहर आए हो? जी हां। शोला रानी और बाकी सब अभी अंदर हैं। कोला ने सख्ती से सर हिलाया। उन्होंने इस अरसे में इतनी बड़ी बेहतरी कर ली है। सैफ अली इस सूरत हाल पर हैरान हुआ। ये हकीकत के शोला रानी और दीगर अब तक विरासत के दरवाजे के अंदर मौजूद थे, इसका मतलब ये था कि वो पहले ही मुक़द्दस पहाड़ की पहली सतह को साफ करने के करीब थे। सुनहरी दरवाजे के मुक़द्दस पहाड़ की पहली सतह। सैफ अली ने ज़ाती तौर पर सुनहरी दरवाजे के ट्रायल की मुश्किल का तजुर्बा किया था। इसके तजुर्बे के मुताबिक यान तियानशीन के अलावा किसी और के पास मुक़द्दस पहाड़ की पहली सतह को साफ करने का ज़्यादा मौका नहीं होना चाहिए था। आखिरकार सुनहरी दरवाजे का ट्रायल बुनियादी खुसूसियात के मुकाबले में खिलाड़ियों के जंगी मेयार को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था। उनकी बुनियादी खुसूसियात कितनी ही ताकतवर क्यों ना हों, उनके हमले दर्जा 3 के एनपीसीज से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते थे, जिन्होंने अपने माना बॉडीज़ को मुकम्मल तौर पर खोल लिया था। दरी असना इन लोगों में से जो इस बार सैफ अली के साथ मगरबी बर्रे आज़म आए थे, आबदागाल, शोला रानी और वानिया, उन 4 खिलाड़ियों में से 3 जो टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में दाखिल हुए थे, अब भी अंदर मौजूद थे, हालांकि वो पहले ही बाहर निकल चुका था। शाइस्ता गिल्ड के मामलात संभालने के लिए ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में क़याम पजीर थीं। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि आबदागाल, शोला रानी और वानिया विरासत के दरवाजे के अंदर इतनी देर तक टुक पाएंगी। अगरचे वो पहले ही जानता था कि वो तीनों वाइड रीलिम के मैयार तक पहुंच चुकी हैं और वानिया ने ब्रोंज जंगी तकनीक भी सीख ली है, फिर भी उन्हें अब तक जिंदा रहने के काबिल नहीं होना चाहिए था। ताहम सैफ अली ने जल्दी से अपना सर झटका, इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं किया। आखिरकार आबदागाल और दीगर जितने मजबूत होंगे, जीरो विंग के लिए इतना ही बेहतर होगा। जिसके बाद उसने कोला और दूसरों की तरफ देखा और पूछा, ठीक है, तुम्हें अंदर क्या हासिल हुआ? तुमने अपने माना बॉडी का कितना हिस्सा खोलने में कामयाबी हासिल की? एक कदीम किले के अंदर छुपा हुआ असल खजाना माना बॉडी लीगेसी थी। लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खिलाड़ी किले के लीगेसी ट्रायल को साफ करने में कामयाब हुए या नहीं। अहम बात यह थी कि खिलाड़ियों ने लीगेसी ट्रायल से कितना सीखा। अगर खिलाड़ियों ने सिर्फ ट्रायल को साफ करने पर तवज्जो मरकूज की और कुछ भी सीखने में नाकाम रहे, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। मैंने इसे पहले ही 75% तक खोल लिया है, कोला ने कदरे फखरिया लहजे में जवाब दिया। अगरचे वो विरासत के दरवाजे से बाहर निकलने वाला पहला शख्स था, लेकिन इसने उनके 5 के ग्रुप में सबसे ज्यादा सलाहियत खोली थी। दरहकीकत अगर वो मुखालफीन के एक और दस्ते का मुकाबला करने में कामयाब हो जाता, तो शायद वो अपने माना बॉडी की 80% सलाहियत को खोलने के काबिल हो जाता। ये मालूम होना चाहिए कि माना बॉडी में खोली गई हर 10% सलाहियत किसी के आम हमलों, महारतों और जादू को नुमायां तौर पर बढ़ा देगी। कोला का फखरिया लहजा सुनकर शेडो सौरुड और दीगर ने इसे हिकारत से देखा।
कोला ने उनके मुकाबले में महज 5 से 10% ज्यादा सलाहियत खोली थी। ये इसके लिए शेखी बघारने वाली कोई बात नहीं थी। शेडो सॉरूड और दीगर की तरफ से अपनी पेशरफ्त की रिपोर्ट खत्म करने के थोड़ी देर बाद किले के मालिक की हवेली के सामने अचानक 4 खलाई दरारें एक के बाद एक खिल। फिर हर खलाई दरार से एक साया बाहर निकला। ये चारों साए किसी और के नहीं बल्कि आबदा गाल और जीरो विंग के बाकी दस्ते के थे। आबदा गाल और दीगर के बाहर निकलने के साथ ही सैफ अली के किले के मालिक के टोकन पर एक इजाफी कांसी का निशान नमूदार हुआ। दूसरी सतह के नाइट्स तो हद से ज्यादा ताकतवर हैं। उनका हर हमला मीथक राकेशों का मुकाबला करता है। इन हमलों को कौन रोक सकता है? जब यान तियानशीन को विरासत के दरवाजे से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाला गया तो उनके तासुरात बिगड़ गए। तुमने पहली सतह साफ कर ली? सैफ अली ने यान तियानशीन की खस्ता हाली का जायजा लेते हुए पूछा। जी हां, लेकिन दूसरी सतह बहुत मुश्किल है। वो नाइट्स बुनियादी तौर पर दर्जा 4 के मैयार पर हैं और वो मीथक राकेशों से भी ज्यादा मुश्किल हैं। यान तियानशीन ने इस नतीजे पर कुछ मायूसी के साथ सर हिलाते हुए जवाब दिया। बुरा नहीं है। दूसरी सतह के तमाम नाइट्स के पास गोल्ड मैजिक बॉडीज हैं। उनके मैजिक बॉडीज तुम्हारे मुकाबले में जरा भी कमतर नहीं है। मजीद ये कि उनके मैजिक बॉडीज मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं जबकि तुम्हारा नहीं है। अगर मुतअद्दिद नाइट्स तुम पर मिलकर हमला करें तो तुम्हारा शिकस्त खा जाना फितरी बात है। सैफ अली ने इस नतीजे पर जरा भी हैरत जाहिर न करते हुए कहा। फिर इसने यान तियानशीन के 4 के ग्रुप पर अपनी नजरें दौड़ाएं और पूछा, तुमने अपने माना बॉडीज को खोलने में कितनी तरक्की की है? एनपीसी नाइट्स जिनके पास गोल्ड माना बॉडीज थे उन्हें उन जैसे मौजूदा खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा फायदा हासिल था। यहां तक कि सैफ अली को भी उनके हमलों को रोकने के लिए हेवनली ड्रैगन पावर को फ़आल करना पड़ेगा। मैंने फी अलहाल उसे 90% तक खोल लिया है, यान तियानशीन ने कदरे मायूसी के साथ रिपोर्ट किया। काश में थोड़ी देर और लड़ना जारी रख सकता। कोला और दीगर ने यह सुनकर हसरत भरी नजरों से इनकी तरफ देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी सतह के एनपीसी नाइट्स के पास वाकई गोल्ड माना बॉडीज हैं। इन नाइट्स का मुशाहिदा करने का मौका मिलना यकीनी तौर पर उन्हें नुमाया मदद फराहम करेगा। मैं खुद भी बस थोड़ा सा ही पीछे हूं। मैंने अपना 95% तक खोलने में कामयाबी हासिल की है। अगर मैं मजीद 20 मिनट तक मुशाहिदा जारी रख पाती तो शायद मैं अपना माना बॉडी मुकम्मल तौर पर खोलने के काबिल हो जाती। आबदा गाल ने मुकम्मल तौर पर उदास होते हुए कहा। दूसरी सतह के नाइट्स से निकलने वाला माना वाकई खौफनाक था। उनका हर हमला दर्जा 4 के मैयार के करीब ताकत रखता था। मजीद ये कि उनके जंगी मैयार भी बहुत बुलंद थे जो बुनियादी तौर पर रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन का मुकाबला कर रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि सख्त माहौल की वजह से माना को इस्तेमाल करने की उसकी सलाहियत महदूद थी। शोला रानी और वानिया ने भी मायूसी में सर हिलाया। अगरचे इन दोनों ने अपने माना बॉडीज की 95% सलाहियत को खोल लिया था, लेकिन वो फिर भी दूसरी सतह के नाइट्स का मुकाबला नहीं कर सकी थी। ठीक है, गिल्ड लीडर डिवाइन ट्राइब ने मुझसे पहले राब्ता किया था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात है जिस पर वो हमसे बात करना चाहते हैं। ताहम चूंकि हम अब भी विरासत के दरवाजे के अंदर थे, मैंने उन्हें बताया कि हमें कुछ जरूरी मामलात निपटाने हैं और उन्हें फी अलहाल किले में अपनी आर्जी रहाइशगाह में आराम करने का कहा। आबदा गाल ने अचानक कहा, यह कोई जरूरी मामला नहीं है। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम अब सब के अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने के बाद जाएंगे तो ये एक ही बात होगी। हमारे माना बॉडीज को खोलना? आबदा गाल सैफ अली की बात पर हैरान हुई। वो अभी विरासत के दरवाजे से बाहर आए थे। विरासत के दरवाजे की मदद के बगैर उनके लिए मजीद कोई तरक्की करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होगा। अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने में उन्हें 15 दिन तक लग सकते हैं। जी हां, एक कदीम किले का विरासत का दरवाजा वाकई खिलाड़ियों के लिए अपने माना बॉडीज को खोलने की तेज तरीन जगह है। ताहम किले के मालिक की हवेली में विरासत का कमरा नामी एक चीज होती है। अगरचे इसके तरबियती असरात विरासत के दरवाजे जितने बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों को 3 मिनट तक मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी का तजर्बा करने की इजाजत देता है। मेरा मानना है कि यह तजर्बा अब सब के लिए नुमाया मददगार साबित होना चाहिए। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। विरासत का कमरा किले के मालिक की हवेली का मरकज था। खिलाड़ियों को उसे इस्तेमाल करने की इजाजत तभी मिलती जब वो किले के मालिक की हवेली को कंट्रोल करने के हुकूक हासिल कर लेते। मजीद ये कि इस कमरे को महीने में सिर्फ 12 बार इस्तेमाल किया जा सकता था और हर खिलाड़ी उसे महीने में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल कर सकता था।
सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स जो एक कदीम कले को कंट्रोल करती थीं, सिर्फ उन चोटी के माहिरीन को विरासत का कमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त देती थीं जो अपने माना बॉडीज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के करीब होते थे। अब जबकि आबिदा गाल और दीगर अपने माना बॉडीज़ की कम अज़ कम 70% सलाहियत को खोलने में कामयाब हो गए थे, अगर वो विरासत के कमरे का इस्तेमाल करते तो उनके पास अपने माना बॉडीज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता। सैफ अली को फितरी तौर पर उन्हें कोशिश करने देना था। ये कहने के बाद सैफ अली ने किले के मालिक की हवेली से मेहर हटा दी और सब को अंदर ले गया। चैप्टर 2468 सिल्वर मार्क के असरात। जैसे ही सैफ अली और दीगर किले के मालिक की हवेली में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी थकी हुई ज़हनी हालत अचानक ताज़ा दम हो गई है। यहाँ माना की कसाफत बहुत ज़्यादा है। आबिदा गाल ने हवेली के अंदर माना को महसूस करते हुए हैरत से कहा, ये ज़ीरो विंग सिटी से कम अज़ कम 2 गुना ज़्यादा है। गार्ड्स डोमेन के तमाम गिल्ड टाउन्स और शहरों में से ज़ीरो विंग सिटी में माना की कसाफत सबसे ज़्यादा थी। यही वजह थी कि ज़ीरो विंग सिटी खिलाड़ियों में इंतहाई मकबूल रहा, हालांकि ये स्टार मून किंगडम की हदूद में और एक ऐसे नक्शे में वाक़ था जो मरकज़ी धारे के खिलाड़ियों से बहुत कम लेवल का था। फी अलहाल शहर की रोज़ाना खिलाड़ियों की आमदोरफ्त अब भी 60 लाख से ज़्यादा थी। स्टार मून किंगडम में ज़ीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आमदोरफ्त तीसरे नंबर पर थी, जो सिर्फ स्टार मून सिटी और वाइट रिवर सिटी से कम थी। ताहम स्टार वैली में माना की कमी के बावजूद स्टारलाइट किले के मालिक की हवेली के अंदर माना की कसाफत ज़ीरो विंग सिटी से कम अज़ कम 2 गुना ज़्यादा थी। इन तमाम जगहों में से जिनके बारे में आबिदा गाल सोच सकती थी, कसाफत के लिहाज से सिर्फ होली सिटी ऑफ टाइटन का माना ही इस हवेली के माना के बराबर था। इतने बेहतरीन माहौल के साथ ब्रोंज जंगी तकनीकों की मशक करना भी कोई मसला नहीं होगा, यान तियानशीन ने तबसरा किया। जब उन्होंने अपने अर्द गिर्द माना को महसूस किया तो उनकी आंखें भी जोश से चमक उठीं। जंगी तकनीकों की मशक खिलाड़ियों के इर्तिकाज़ पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है। अगर माहौल में काफ़ी माना ना हो तो उनके इर्तिकाज़ की बहाली की शरह उनके इस्तेमाल की शरह के साथ नहीं चल सकेगी। खिलाड़ियों को अपनी जंगी तकनीकों की चंद बार मशक करने के बाद तवील वक्त तक आराम करना पड़ेगा। इस किस्म की तरबियत गैर मुअस्सर होगी। दरी असना ब्रोंज जंगी तकनीकों की मशक करना ख़ास तौर पर थका देने वाला था। ब्रोंज जंगी तकनीक का हर इस्तेमाल एडवांस्ड जंगी तकनीक से कई गुना ज़्यादा इर्तिकाज़ इस्तेमाल करता था। मज़ीद ये कि अगर खिलाड़ियों ने ब्रोंज जंगी तकनीक में महारत हासिल न की हो तो उसे इस्तेमाल करने से उनकी कुन बर्दाश्त और इर्तिकाज़ पर और भी ज़्यादा बोझ पड़ेगा। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास अब भी बहुत कम चोटी के माहिरीन थे जिन्होंने कामयाबी से ब्रोंज जंगी तकनीक सीखी थी। ज़ीरो विंग के लिए भी यही मामला था। ये जगह सिर्फ ब्रोंज जंगी तकनीकों की मशक के लिए मुफीद नहीं है। सब के चेहरों पर जोश देखकर सैफ अली ने पास ही एक मुकफ्फल कमरे की तरफ इशारा किया और वजाहत की, यहाँ माना ट्रेनिंग रूम्स भी है। वहाँ खिलाड़ी न सिर्फ जंगी तकनीकों बल्कि माना कंट्रोल की भी मशक कर सकते हैं। इनमें से एक कमरे के अंदर तरबियत की कारकर्दगी बाहर की दुनिया में तरबियत करने से कई गुना ज़्यादा है। ये कहना मुबालगा आराई नहीं है कि ये कमरे तरबियत के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। एक ऐसे किले के तौर पर जो कदीम ज़माने से मौजूद था, स्टारलाइट किला इतना सादा नहीं था जितना कि नज़र आता था। किले के पास जादुई टेक्नोलॉजी का जो मेयार था वो ऐसी चीज़ थी जिसकी मौजूदा रियासतें और सल्तनतें सिर्फ तारीफ ही कर सकती थीं। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने कदीम किलों के लिए जान तोड़ मुकाबला किया था। बदकिस्मती से स्टारलाइट किला सिर्फ एक छोटा किला था। इसके मालिक की हवेली भी बहुत बड़ी नहीं थी, जिसकी कल 5 मंजिलें थीं, 3 ज़मीन के ऊपर और 2 ज़ेर ज़मीन। दरी असना इनमें से हर एक मंजिल को हर किस्म के जादुई हिसारों से बेहतर बनाया गया था जो अर्द गिर्द के माना की कसाफत को बढ़ाते थे और साथ ही खिलाड़ियों के इर्तिकाज़ की बहाली की शरह को तेज़ करते थे। खिलाड़ी हवेली के अंदर रहते हुए डबल एक्सपेरियंस बफ भी जमा कर सकते थे, इसलिए उन्हें लेवल्स के लिहाज से पीछे रह जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो हवेली के अंदर तरबियत करने में तवील वक्त गुजारे। जहां तक माना ट्रेनिंग रूम्स का ताल्लुक है, हवेली में सिर्फ 32 थे। एक दरमियाने दर्जे के किले की हवेली में इससे 2 गुना तादाद होगी, जबकि एक बड़े किले में 150 होंगे। एक बड़े किले की तरबियती सलाहियत छोटे किले से कई गुना ज़्यादा थी। स्टारलाइट किले के साथ ज़ीरो विंग गिल्ड के माहिरीन की सिर्फ एक छोटी सी तादाद की परवरिश कर सकेगा। ताहम सैफ अली उस वक्त यही बेहतरीन कर सकता था।
आखिरकार दरमियाने और बड़े कलों पर कब्जा करने की मुश्किल कई गना ज्यादा थी। आमतौर पर बड़े कलों की हिफाजत सुपीरियर मैथकिस करते थे, जबकि दरमियाने दर्जे के कलों में भी एक छोटा सा इम्कान होता था कि एक सुपीरियर मीथक इसके आखिरी गार्डियन बास के तौर पर नमूदार हो। दरमियाने दर्जे के कलों के अंदर एक दर्जन से ज्यादा दीगर मीथक राकुशस भी होंगे। एक दरमियाने दर्जे का कला महज ऐसी चीज नहीं थी जिसे चंद खिलाड़ी और एक दर्जा 4 का हीरो खेल के इस मरहले पर फतह कर सकें। दरहकीकत सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स स्टार वैली के दरमियाने और बड़े कलों पर कब्जा करने में तभी कामयाब हुई थीं जब दर्जा 4 के खिलाड़ी वजूद में आ गए थे। सैफ अली ने सबको एक सादा सा तारुफ देने के बाद उन्हें हवेली की दूसरी जेर जमीन मंजिल पर ले गया। दूसरी जेर जमीन मंजिल बहुत बड़ी नहीं थी और इसमें सिर्फ 2 कमरे थे। इनमें से एक कमरा कले के जादुई हिसार को कंट्रोल करने का जिम्मेदार बुनियादी कमरा था, जबकि दूसरा कमरा मैजिक क्रिस्टल से बने एक बड़े दरवाजे से बंद था। मैजिक क्रिस्टल दरवाजे वाला कमरा पूरी हवेली का सबसे कीमती मकाम था। विरासत का कमरा माना बॉडीज को खोलने में खिलाड़ियों की मदद करने के लिहाज से ये जगह विरासत के दरवाजे के बाद दूसरे नंबर पर थी। माजी में ये गिल्ड के माहिरीन की परवरिश के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए सबसे अहम मकाम भी रहा था। गार्ड्स डोमेन में माना बॉडी को महज खिलाड़ियों की मदद करने वाला एक आला समझा जा सकता है, क्योंकि दर्जा 3 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के लिए अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलना सिर्फ वक्त की बात थी। ताहम जिस रफ्तार से खिलाड़ी अपने माना बॉडीज को खोलेंगे, इससे एक नुमाया फर्क पैदा होगा। इसकी वजह यह थी कि अपने माना बॉडीज को खोलने के बाद खिलाड़ियों का अपने माना बॉडीज पर कंट्रोल और जंगी अंदाज नुमाया तब्दीलियों से गुजरेंगे। दरी असना उन्हें उन तब्दीलियों के मुताबिक ढलने के लिए वक्त दरकार होगा। इसके अलावा अगर खिलाड़ी अपने माना बॉडीज को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं, दूसरे लफ्जों में 100% की हद को उबूर करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपने माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को खोलना होगा। ऐसा करने के बाद ही वो 100% की हद को उबूर करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। खिलाड़ी की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया उन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया है या नहीं। अगर खिलाड़ियों को मालूम हो जाए कि उन्होंने गलती की है, तो वो अब भी अपने माना बॉडी को खोलने के अपने तरीके को तब्दील कर सकते हैं। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में जितनी जल्दी कोई अपना माना बॉडी खोल ले, इतना ही बेहतर है। यकीनन विरासत के कमरे में एक खामी थी, ये सिर्फ खिलाड़ियों को उनकी मौजूदा बुनियादों पर मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी का तजुर्बा करने की इजाज़त दे सकता था। ये खिलाड़ियों के लिए इख्तियार करने का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं बताएगा। इसके बावजूद विरासत के कमरे की मदद हासिल करना बाहर की दुनिया में तसादफी तजुर्बात करने से कई गना बेहतर था। 4 मीटर ऊंचे और 3 मीटर चौड़े क्रिस्टल दरवाजे के सामने पहुंचने के बाद सैफ अली ने किले के मालिक का टोकन पकड़ा और इस पर नक्श जादुई हिसार को मुतहर्रिक करने के लिए इस पर दर्ज मंतर पड़ा। अगले ही लम्हे टोकन के जादुई हिसार से चांदी की चमक निकली, जो क्रिस्टल दरवाजे में कंदा जादुई हिसार के साथ गूंजने लगी। दरवाजे के जादुई हिसार से भी इसी तरह चांदी की चमक निकली। फौरी तौर पर मजबूती से बंद दरवाजा खिलने लगा और सब ने फौरन विरासत के कमरे से बहुत ज्यादा कसाफत वाले माना को बाहर निकलते हुए महसूस किया। जब इस माना में नहाए तो सब ने महसूस किया कि उनका जहन साफ हो गया है और वो पहले कभी न होने वाली तवानाई महसूस कर रहे हैं। इसी वक्त सैफ अली के कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। सिस्टम अपने सिल्वर लीगेसी रोम को फ़ाल कर दिया है। ये कमरा महीने में सिर्फ 12 बार इस्तेमाल किया जा सकता है और हर बार सिर्फ एक खिलाड़ी दाखिल हो सकता है। खिलाड़ी 5 मिनट तक ये तजुर्बा कर सकेंगे कि उनका मौजूदा माना बॉडी 100% सलाहियत पर कैसा महसूस होता है। सेशन खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को एक कुदरती महीने तक विरासत के कमरे में दोबारा दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। चांदी का निशान ऐसा फायदा भी फराहम करता है। सैफ अली ने हैरत से अपने हाथ में मौजूद टोकन को देखा। 3 मिनट और 5 मिनट के दरमियान का फर्क शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी के एहसास को 1 सेकंड ज्यादा तजुर्बा करने का मतलब ये था कि खिलाड़ी इस एहसास से बेहतर तौर पर वाकिफ हो सकते हैं। दरी असना चांदी के निशान ने इस दौरानिये को तकरीबन 2 गना कर दिया था जो खिलाड़ी विरासत के कमरे के अंदर गुजार सकते थे। इस लम्हे सैफ अली का मुबेश समझ गया कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने चंद मुंतखब चोटी के माहिरीन पर क्यों बेपना सरमायाकारी की थी और उन्हें मुसलसल इन कलों के विरासत के दरवाजे को चैलेंज करने के लिए क्यों भेजा था जिन्हें वो कंट्रोल करते थे।
उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने कले के मजीद अफ़ाल को खोलने के लिए नहीं बल्कि अपने गिल्ड के माहिरीन को बेहतर तौर पर तैयार करने के लिए किया था। आखिरकार गिल्ड के माहिरीन गिल्ड्स का सरमाया थे, बाकी सब कुछ सानवी था। ठीक है, अब में से कौन पहले दाखिल होगा? सैफ अली ने मुड़कर आबदागाल और दूसरों की तरफ देखते हुए पूछा। सैफ अली का सवाल सुनकर आबदागाल और दीगर ने एक दूसरे की तरफ देखा, इस बात पर गैर यकीनी थे कि उन्हें विरासत के कमरे में दाखिल होना चाहिए या नहीं। सैफ अली उन्हें पहले ही बता चुका था कि यह मौका उन्हें महीने में सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर उन्होंने इसे सही तरीके से हासिल न किया तो उन्हें अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने के एहसास का तजुर्बा करने के लिए एक और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त तक सब कुछ बहुत देर हो चुका होगा। मैं पहले जाऊंगी, शोला रानी ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। ठीक है, बस सीधे कमरे में चली जाओ। एक बार जब तुम अंदर हो जाओ तो अपनी तमाम तवज्जो अपने माना बॉडी पर मरकूज करो और उन एहसासात के मुताबिक ढलने की पूरी कोशिश करो जो तुम महसूस करती हो। सैफ अली ने विरासत के कमरे की तरफ इशारा करते हुए मशवरा दिया, जो आधे बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था। विरासत के कमरे के अंदर की सूरत हाल विरासत के दरवाजे के अंदर की सूरत हाल के बिल्कुल बरक्स थी। माना की कमी वाले माहौल के बजाय विरासत के कमरे का माहौल माना से भरा हुआ था। ऐसे कमरे के अंदर खड़े होकर खिलाड़ियों के लिए अपने जिस्म के अंदर माना के बहाव को वाज़े तौर पर महसूस करना अमली तौर पर नामुमकिन होगा। वो तरक्की के लिए सिर्फ अपनी विजदान पर इन्हिसार कर सकते थे। मैं समझ गई, शोला रानी ने कमरे में दाखिल होने से पहले सर हिलाया। दरी असना, शोला रानी के विरासत के कमरे में दाखिल होने के बाद क्रिस्टल दरवाजे ने खुद को एक बार फिर बंद कर लिया। इस मंजर पर सबके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बार अपने माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने में नाकाम भी रहते हैं तब भी आप बाहर की दुनिया में कोशिश जारी रख सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात है कि आप अपना माना बॉडी खोल लें। बस इसे वक्त से पहले तजुर्बा करने के एक मौका के तौर पर लें। सैफ अली ने सब को इतना घबराया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। विरासत का कमरा जो मौका फराहम करता था वो वाकई बहुत अहम था। ताहम अगर कोई विरासत के कमरे में दाखिल होने के बाद अपने माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने में नाकाम रहता है तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो मुस्तकबिल में अपना माना बॉडी नहीं खोल सकेगा। उन्हें ऐसा करने के लिए महज ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस लम्हे आबदागाल को अचानक एक पैगाम मौसूल हुआ। इसे पढ़ने के बाद वो सैफ अली की तरफ मुड़ी और कहा, गिल्ड लीडर मीकाफरी ने मुझे एक और पैगाम भेजा है। वो कहता है कि कुछ बड़ा हुआ है और उसे अभी अब से मिलने की जरूरत है। क्या ये इतना जरूरी है? सैफ अली थोड़ा उलझन में था कि मीकाफरी बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश क्यों कर रहा है। ठीक है, बेहतर है कि मैं पहले चला जाऊं। विरासत का कमरा पहले ही फाल हो चुका है। एक एक करके इसमें दाखिल हूं। ये हिदायत छोड़ने के बाद सैफ अली फौरन किले के मालिक की हवेली से बाहर निकला और स्टार लाइट किले में डिवाइन ट्राइब की आर्जी रहाइशगाह की तरफ चल दिया। चैप्टर 2469 तूफान उठ रहा है। स्टार लाइट किला, डिवाइन ट्राइब की आर्जी रहाइशगाह। सिल्वर लाइन लीजिन की सफाई के बाद वो किला जिस पर असल में राकेशों की हुकूमत थी अब राकेशों से खाली था। इसके बजाय अब वहां खिलाड़ियों का हुजूम था। मजीद ये कि ये खिलाड़ी सब बहुत आला लेवल के और बहुत अच्छे साज और सामान से लैस थे। वो बिलाशुबा डिवाइन ट्राइब के माहिरीन थे। इस लम्हे ये माहिर खिलाड़ी हैरत ज़दा थे जब वो स्टार लाइट किले की सड़कों पर चल रहे थे जो पहले ही बहुत सी ताकतों और खिलाड़ियों की तवज्जो का मरकज बन चुका था। दर्जा 100 से ज़ायद के ममुआ इलाके स्टार वैली में वाक़े एक किले के तौर पर स्टार लाइट किले के अफ़ाल बहुत ज़्यादा थे। ये न सिर्फ खिलाड़ियों को सफ़र के वक्त में काफ़ी बचत करने की इजाज़त दे सकता था बल्कि ये आराम और बहाली के लिए खिलाड़ियों की पनाहगाह के तौर पर भी काम कर सकता था। इसी वक्त ये स्टार वैली में एक तिजारती मरकज़ बन जाएगा। आखिरकार स्टार वैली बहुत बड़ी थी। मजीद ये कि खिलाड़ियों के पास आसपास के नक्शों में आराम करने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा स्टार वैली वसाइल से माला माल थी, एक ऐसी जगह जहां खिलाड़ी लेवल बढ़ाने के वसाइल हासिल कर सकते थे। लिहाजा स्टार वैली में दस्तयाब वाहिद तिजारती मरकज़ के तौर पर स्टार लाइट किला मुस्तकबिल में जो वसाइल हासिल कर सकता था वो बेपनाह होंगे। एक कदीम किले के तौर पर स्टार लाइट किले का माना नाकाबिल यकीन हद तक कसीफ था। बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले मौजूदा किलों में से किसी के पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मगरिबी बर्रे आज़म में जहां माना की कमी थी
स्टार लाइट कला तरबियत के लिए एक नायाब जगह थी। सैफ अली डिवाइन ट्राइब के अरकान के जोशो खरूश को समझ सकता था। खिलाड़ियों के एक कदीम कले पर कब्जा करने के बाद वो न सिर्फ कले के अंदर माना की एक बड़ी मिकदार को मुर्तकिज कर सकते थे, बल्कि ये माना बहुत नरम भी होगा। यहां तक कि माना पर कमजोर कंट्रोल रखने वाले खिलाड़ियों का कंट्रोल भी कले के अंदर रहते हुए नुमायां तौर पर बेहतर हो जाएगा। अगरचे ये बेहतरी सिर्फ आर्जी थी, लेकिन अगर खिलाड़ी तवील अरसे तक ऐसे माहौल में रह सकें तो वो इस तजुर्बे को मुस्तकिल बेहतरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। मगरबी बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ियों के लिए, जो अपने जिस्मानी ढांचे पर कंट्रोल से पहले माना पर कंट्रोल को तरजीह देते थे, स्टार लाइट कला तरबियत के लिए एक बेहतरीन जगह थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, वाइस कमांडर और बाकी सब इस्तकबालिया कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। बरा करम, मेरे पीछे आए। सैफ अली के डिवाइन ट्राइब की रहाइशगाह के दाखिले पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र आदमी, जो दर्जा 106 का गार्डियन नाइट था, इसके पास आया। इस उधेड़ उम्र आदमी ने बहुत मेहरबान और आजिजाना एहसास दिया। ताहम इससे निकलने वाला हाला इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स से जरा भी कमजोर नहीं था। ताकत के लिहाज से वो गालिबन सिल्वर लाइन लीजन की क्रिम्सन विच से भी ज्यादा मजबूत था। फिर मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, सैफ अली ने जवाब दिया। अंदरूनी तौर पर उसने इस आजिज उधेड़ उम्र आदमी के बारे में सोचते हुए आह भरी। मौजूदा जीरो विंग में यान तियानशीन और खुद सैफ अली ही वो थे जो डोमेन रीलिम तक पहुंचे थे। ताहम स्टार लाइट कले पर कब्जा करने के सिर्फ एक दिन बाद डिवाइन ट्राइब ने इसके सामने एक और डोमेन रीलिम माहिर को जाहिर कर दिया। सैफ अली ये तस्लीम किए बगैर न रह सका कि सुपर पावर्स वाकई हैरत अंगेज थीं। जीरो विंग को उनका मुकाबला करने में गालिबन तवील वक्त लगेगा। सैफ अली के जवाब के बाद उधेड़ उम्र आदमी सैफ अली को डिवाइन ट्राइब की रहाइशगाह के अंदर ले गया। रहाइशगाह के गिल्ड हॉल में दाखिल होते ही सैफ अली को थोड़ा सा झटका लगा। इस लम्हे रहाइशगाह के गिल्ड हॉल की मुकम्मल तज़ईन व आराइश की गई थी। न सिर्फ इमारत का अंदरूनी हिस्सा शानदार लग रहा था, बल्कि इमारत के फर्श पर माना ओरे की टाइलें लगी हुई थीं। जीरो विंग के मरकजी हेड क्वार्टर का गिल्ड हॉल भी इस गिल्ड हॉल का इसराफ के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता था। माना ओरे एक नायाब किस्म की कच धात थी। अगरचे ये मैजिक क्रिस्टल्स जितनी कीमती नहीं थी, लेकिन इसमें माना की नुमाया मिकदार मौजूद थी। माना ओरे से बनी अशिया थोड़ी मिकदार में माना खारिज करती थीं और अपने गिर्द माना की कसाफत को एक खास हद तक बढ़ाती थीं। ताहम चूंकि लागत आमतौर पर मुमकिना मुनाफा के काबिल नहीं होती थी, इसलिए बहुत कम सुपर पावर्स माना ओरे को फर्श के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती थी। दरी असना ये डिवाइन ट्राइब के लिए सिर्फ एक आर्जी रहाइशगाह थी, फिर भी गिल्ड ने दर हकीकत माना ओरे को फर्श के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये पहले ही इसराफ से बढ़कर लापरवाह जिया के दायरे में दाखिल हो चुका था। ताहम इससे कोई ये भी देख सकता था कि डिवाइन ट्राइब इस आर्जी रहाइशगाह को कितनी अहमियत देता है। आखिरकार अगर आर्जी रहाइशगाह के मालिकान बदल गए तो यहां इस्तेमाल होने वाला माना ओरे वापस नहीं लिया जा सकता था। अगर जीरो विंग ने अचानक शिराकतदार बदलने का फैसला किया तो डिवाइन ट्राइब के इक़दामात किसी और ताकत को अपना माना ओरे तोहफे में देने के मुतरादिफ होंगे। ताहम ये जानने के बावजूद डिवाइन ट्राइब ने ऐसा किया था। थोड़ी देर बाद उधेड़ उम्र आदमी की क़यादत में सैफ अली सबसे ऊपर वाली मंजिल के इस्तकबालिया कमरे में पहुंचा। फी अलहाल इस्तकबालिया कमरे के अंदर 3 लोग बैठे थे, मिकाफरी और क्रिम्सन विच, जिनसे सैफ अली वाकिफ था, और सुनहरी बालों और सुर्ख आंखों वाली एक खूबसूरत खातून बरजरकर। इस खातून बरजरकर ने चांदी के माइल भूरी रंग का हल्का बख्तर पहन रखा था और उसके पास एक रूनक अजीम तलवार थी जिससे माना निकल रहा था। अगरचे ये खातून बरजरकर कमरे के अंदर सिर्फ खामोशी से बैठी थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इसने अपने अर्द गिर्द से तमाम रंग चरा लिए हों। इसके अलावा कमरे के अंदर मौजूद हर चीज रंग में यकरंगी लग रही थी। जादुई आंख वाली देवी, वो यहां क्या कर रही है? सैफ अली इस खातून बरजरकर को देखकर दंग रह गया। इसकी वजह यह थी कि वो इस औरत से मिकाफरी और क्रिम्सन विच से भी ज्यादा वाकिफ था। वो उसकी पिछली जिंदगी में चंद दर्जा 6 के गार्ड रैंक माहिरीन में से एक थी, इटर्नल सुनो की मालिक, जो कि एक लेजेंडरी हथियार है। माजी में वो दर्जा 6 के माहिरीन में भी आला मकाम पर फाइज रही थी। वो इस गिल्ड को एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड में तैयार करने में भी कामयाब रही थी, जिसे इसने खुद कायम किया था, और गार्ड्स डोमेन में एक लेजेंड बन गई थी। दरी असना इसे मिलने वाली चोटी की पोशीदा क्लास
मैजिक आई हंटरों की वजह से इसे जादुई आंख वाली देवी का लक़ब भी दिया गया था। फ़िलहाल ताहम ये जादुई आंख वाली देवी डिवाइन ट्राइब का गिल्ड एम्बलम पहने हुए थी। ये सूरत-ए-हाल सैफ अली के इल्म से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या अब दोनों शायद एक दूसरे से वाकिफ हैं? मिकाफ्री ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली के तासुरात में तब्दीली देखी। अपने आप को पुरसुकून करने के बाद सैफ अली ने सर हिलाया और वजाहत की, नहीं, हम वाकिफ नहीं हैं। वो बस किसी ऐसे शख्स से बहुत मलती जलती लगती है जिसे मैं जानता हूं। सैफ अली के जवाब पर मिकाफ्री ने मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा, इस सूरत में मैं आपका तारुफ करवा दूं। ये शख्सियत फिथालिया हैं, डिवाइन ट्राइब के डिवाइन ह्यूमन लीजन की कमांडर। वो अब से स्टार लाइट किले में तैनात होने वाली डिवाइन ट्राइब की अफवाज की इंचार्ज भी होंगी। सलाम, मैं जीरो विंग का गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हूं। सैफ अली ने फिथालिया की तरफ देखते हुए अपना तारुफ कराया। आपको भी सलाम, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। मैंने यहां आने से पहले क्रिम्जन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। ताहम आपको ज़ाती तौर पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप इससे भी ज्यादा मजबूत हैं जो मैंने सुना था। अब दर हकीकत मेरे ओलूजरी डोमेन के अंदर मुतासिर नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है कि अपने पहले ही अपने माना बॉडी को काफी हद तक खोल लिया है। फिथालिया ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा, इसकी आंखों में हैरत की झलक नुमाया हुई। अपनी मैजिक आई हंटर पोशीदा क्लास हासिल करने के बाद उसने कुदरती तौर पर एक डोमेन हासिल कर लिया था जो उसका दर्जा जितना ऊंचा होता इतना ही मजबूत होता जाता। इसके दर्जा 3 तक पहुंचने के बाद क्रिम्जन विच भी, जिसके पास पैक गोल्ड माना बॉडी था, इसके उल्लुजरी डोमेन के असरात से महफूज नहीं थी। इसके उल्लुजरी डोमेन के अंदर न सिर्फ खिलाड़ियों का अपने जिस्म के माना पर कंट्रोल नुमाया तौर पर कम हो जाता, बल्कि खिलाड़ी अपने अर्द गिर्द के माना को कंट्रोल करने की सलाहियत भी खो देते। इस मकाम पर सिर्फ वही माहिरीन इसके उल्लुजरी डोमेन के असरात का मुकाबला करने के काबिल थे जिन्होंने अपने माना बॉडीज को एक खास हद तक खोल लिया था। अपने पहले ही अपना माना बॉडी खोलना शुरू कर दिया है। फिथालिया की बात सुनकर क्रिम्जन विच के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो इस वक्त से तहकीक कर रही थी कि वो अपने माना बॉडी की सलाहियत को कैसे खोल सकती है। ताहम अब भी इसे कोई ठोस मालूमात नहीं मिली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सैफ अली ने दरहकीकत अपने माना बॉडी की ताकत का एक हिस्सा पहले ही खोल लिया है। ये सिर्फ एक हिस्सा है, मैं इसे मुकम्मल तौर पर खोलने से अभी बहुत दूर हूं। सैफ अली ने सच्चाई से एतराफ किया। तो ये मामला है। कोई ताज्जुब नहीं कि अब के हमले पहले इतने ताकतवर थे। क्रिम्जन विच को सैफ अली का जवाब सुनकर एहसास हुआ। पहले उसने महसूस किया था कि सैफ अली ने जो महारतें और जादू इस्तेमाल किए थे वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे। वो मौजूदा दर्जा 3 के खिलाड़ियों के इस्तेमाल करदा दर्जा 3 की महारतों और जादू की तरह बिल्कुल नहीं लगते थे। पीछे मुड़कर देखें तो ये गालिबन सैफ अली के अपने माना बॉडी की ताकत का एक हिस्सा पहले ही खोल लेने की वजह से था, लिहाजा इसकी महारतें और जादू औसत दर्जा 3 के खिलाड़ी से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? सैफ अली ने अपने माना बॉडी पर इजाफी वजाहतों की जहमत किए बगैर पूछा। ये एक जरूरी मामला है, फिथालिया ने जवाब दिया। इसके तासुरात अचानक संजीदा हो गए। मेरे स्टार लाइट किले पहुंचने से पहले मुझे इत्तला मिली कि बहुत सी सुपर पावर्स स्टार लाइट किले की तरफ बढ़ रही हैं। यहां तक कि नीदर वर्ल्ड एम्पायर, जो 5 अजीम सुपर गिल्ड्स में से एक है, भी दिलचस्पी रखती है। दर हकीकत नीदर वर्ल्ड एम्पायर ने अपना एक ट्रम्प कार्ड लीजन रवाना कर दिया है। हम शायद दूसरी सुपर पावर्स से निमटने के काबिल हो जाएं, लेकिन नीदर वर्ल्ड एम्पायर एक अलग कहानी है। अगरचे नीदर वर्ल्ड एम्पायर के ट्रम्प कार्ड लीजन के अरकान बहुत कम हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को अब इंसान नहीं कहा जा सकता। वो मुकम्मल और खालिस राकुशस है। इस बात के ज्यादा इम्कान को एक तरफ रखते हुए कि वो किले के हुक्मरानी के हुकूक के लिए मुकाबला करने आ रहे हैं। अगर वो किले के अंदर हंगामा करने का फैसला करते तो कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। यहां तक कि अगर हम किले के हुक्मरानी के हुकूक पर काबिज रहते हैं तब भी हम सिर्फ नाम के हुक्मरान होंगे। आम ऑपरेशन नामुमकिन होंगे। लिहाजा मैंने अब से इस उम्मीद में मिलने का कहा कि अब किले के हिस्से का एक हिस्सा फरोख्त कर सकते हैं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, डिवाइन ट्राइब इस मामले में जीरो विंग के लिए एक दरमियानी आदमी के तौर पर मदद करेगी। अगर हम स्टार लाइट किले के दिफा में आपके पास मौजूद क्रिम्जन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को शामिल करते हैं तो मेरा मानना है कि नीदर वर्ल्ड एम्पायर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। फिथालिया की तजवीज़ के हवाले से
نہ تو میکافری اور نہ ہی کرمزن وچ کو اس میں کچھ غلط لگا۔ مغربی بر اعظم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ نہ جانتا ہو کہ نیدر ورلڈ ایمپائر کتنی خوفناک ہے۔ اسے پاگلوں کا ایک اجتماع کہا جا سکتا ہے۔ یہ عظیم سپر گلڈ کبھی بھی سماجی اصولوں یا منطق کے مطابق کام نہیں کرتا تھا۔ در حقیقت اس نے گاڈز ڈومین میں پہلے ہی ایک سپر پاور کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اگر زیرو ونگ اور ڈیوائن ٹرائب نیدر ورلڈ ایمپائر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو قلعے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہونے کے باوجود قلعہ خود مغربی بر اعظم پر اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا۔ ان کے پاس اب واحد راستہ قلعے کے منافع کا ایک حصہ تقسیم کرنا تھا۔ آخر کار سٹار لائٹ قلعے میں بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ زیرو ونگ اور ڈیوائن ٹرائب مغربی بر اعظم کی تمام سپر پاورز کو نہیں روک سکتے تھے۔ تاہم اگر انہیں نیدر ورلڈ ایمپائر کی مدد حاصل ہو تو کہانی مختلف ہوگی۔ میں ڈیوائن ٹرائب کی مشکل کو سمجھتا ہوں، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، جہاں تک سٹار لائٹ قلعے کے معاملات کا تعلق ہے انہیں زیرو ونگ پر چھوڑ دیں۔ اگر نیدر ورلڈ ایمپائر ہنگامہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کوشش کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے کے قابل ہے تو مجھے قلعہ اسے تحفے میں دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اور معاملہ نہیں ہے تو میں پہلے اجازت چاہوں گا۔ یہ کہنے کے بعد سیف علی مڑا اور استقبالیہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے اقدامات نے فیتھالیا، میکافری اور کرمزن وچ کو دنگ کر دیا۔ ایک وقت کے لیے پورے استقبالیہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چیپٹر 2470 قلعہ ان لاک ہو گیا۔ سیف علی کے استقبالیہ کمرے سے جانے کے بعد کافی وقت گزر چکا تھا، اس سے پہلے کہ فیتھالیا اور دیگر اپنی حیرت سے باہر نکل پائے۔ کیا گلڈ لیڈر بلیک فلیم ہمیشہ سے اتنے جذباتی انسان رہے ہیں؟ فیتھالیا میکافری اور کرمزن وچ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کا ذہن سیف علی کی رفتار کا بالکل ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ مفادات پر لڑتے وقت سپر پاورز شاذ و نادر ہی جنگ کے اعلان سے شروع کرتی ہیں۔ وہ عام طور پر بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ صرف اس صورت میں جب مذاکرات ناکام ہو جائیں تو وہ کارروائی کرتی ہیں۔ آخر کار دو سپر پاورز کے درمیان جنگ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نتیجے سے قطع نظر دونوں فریقوں کو نمایاں اور یہاں تک کہ ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دریں اثنا اس نے محض نیدر ورلڈ ایمپائر کے ساتھ مذاکرات کی تجویز دی تھی اور سیف علی سے کچھ معمولی رعایتیں دینے کے لیے تیار رہنے کو کہا تھا، پھر بھی سیف علی نے اس کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور عظیم سپر گلڈ کے ساتھ آخر تک ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ محض ایک گلڈ لیڈر کا فیصلہ نہیں تھا، صرف ایک بے وقوف ہی ایسا کرے گا۔ یقیناً اسے سیف علی کا فیصلہ سمجھ میں بھی آتا تھا۔ زیرو ونگ نے سٹار لائٹ قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، تاہم جیسے ہی وہ اپنے منافع کی کٹائی شروع کرنے والا تھا، لوگوں کا ایک گروہ اچانک ان منافعوں میں حصہ لینے کے لیے نمودار ہو گیا۔ کوئی بھی عام انسان اس معاملے پر غصے میں آ جائے گا، تاہم ایسی صورتحال حقیقی دنیا اور ورچوئل دنیا دونوں میں کثرت سے پیش آتی تھی۔ ایسی صورتحال میں جہاں کوئی دوسری پارٹی سے کمزور ہو، سامنے سے ٹکرانے کا انتخاب کرنا ایک انتہائی نادانستہ فیصلہ تھا۔ یہ خاص طور پر اب سچ تھا جب ایک درجن سے زیادہ سپر پاورز سٹار لائٹ قلعے کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ جب تک ان سپر پاورز میں سے ایک قیادت سنبھالتی، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سٹار لائٹ قلعے پر حملہ کر دیتی۔ اس وقت اگر یہ سپر پاورز سٹار لائٹ قلعے پر قبضہ کرنے میں ناکام بھی رہتی، تب بھی وہ اس کے آپریشن کو معذور کر دیتی۔ دوسرے قلعوں کے برعکس سٹار لائٹ قلعے کے پاس اس کے انتظام میں مدد کے لیے کوئی این پی سی سپاہی نہیں تھے، کھلاڑیوں کو مکمل طور پر اپنے آپ پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ مزید یہ کہ حکمران طاقت کے پاس قلعے پر صرف جزوی اختیار ہوگا اور وہ قلعے کے جادوئی حصار میں ہیرا پھیری کر کے کچھ کھلاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اگر حکمران طاقت کچھ کھلاڑیوں کو داخل ہونے سے روکنا چاہتی ہے تو اسے ایسا کرنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ قلعے کے اندر ہونے والی لڑائیوں کو طے کرنے کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ دریں اثنا نیدر ورلڈ ایمپائر سمیت ایک درجن سے زیادہ سپر پاورز سٹار لائٹ قلعے کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ جب تک یہ سپر پاورز سٹار لائٹ قلعے کے اندر ہنگامہ کرنے کے لیے ماہرین بھیجتی رہیں گی، زیرو ونگ اور ڈیوائن ٹرائب کے پاس موجود افرادی قوت اور طاقت کے ساتھ انہیں روکنا ناممکن ہوگا۔ در حقیقت زیرو ونگ اور ڈیوائن ٹرائب مختلف سپر پاورز کو سٹار لائٹ قلعے میں داخل ہونے سے بھی نہیں روک سکیں گے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو سٹار لائٹ قلعے کا دورہ کرنے کی ہمت کون کرے گا؟
गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम वाकई एक बहुत सीधे सादे इंसान है। ताहम मुझे भी उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो अपने मौक़िफ़ में इतने अटल होंगे कि वो बातचीत भी नहीं करेंगे, मिकाफरी ने कहा। इसी तरह सैफ अली के फैसला कुन जवाब ने उनकी तवक्कुआत से तजावुज़ कर दिया। कमांडर फीथालिया, हमें आगे क्या करना चाहिए? ज़ीरो विंग की तरफ से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हम वाकई मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ टकराने वाले हैं? क्रिम्सन विच ने फिक्रमंदी से पूछा। ज़ीरो विंग के साथ शिराकतदारी के बाद डिवाइन ट्राइब ने स्टार लाइट किले में अपनी आर्जी रहाइशगाह तैयार करने में बहुत ज्यादा वसाइल सिर्फ किए थे। डिवाइन ट्राइब ने स्टार लाइट किले के गिर्द मंसूबों का एक सिलसिला भी तैयार किया था और गिल्ड के वसाइल का एक बड़ा हिस्सा इन मंसूबों में लगाया था। अगर स्टार लाइट किला वाकई एक वीरान जगह बन गया तो डिवाइन ट्राइब की सरमायाकारी रायगा जाएगी। मैं नीदर वर्ल्ड एम्पायर के ट्रम्प कार्ड लीजन के कमांडर रहील रश से वाकिफ हूं। चूंकि वो ज़ाती तौर पर लीजन की क़यादत कर रहे हैं, मैं उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश करूंगी, फीथालिया ने क्रिम्सन विच के चेहरे पर फिक्रमंद तासुरात देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मजीद ये कि हम अभी इस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं। एक बार जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स और नीदर वर्ल्ड एम्पायर के अरकान पहुंच जाएंगे तो गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को एहसास हो सकता है कि उनका फैसला कितना नादानिस्ता। उस वक्त हम हालात को बदलने के काबिल हो सकते हैं। उसने सैफ अली जैसे बहुत से लोग पहले भी देखे थे। आखिरकार तमाम माहिरीन बहुत मगरूर होते हैं। जिक्र न करना कि ज़ीरो विंग स्टार लाइट किले पर कब्जा करने में कामयाब रहा था, ऐसी चीज़ जो मगरबी बर्रे आज़म की सुपर पावर्स में से कोई भी नहीं कर सकी थी। इसके लिए अपने गिल्ड की ताकत पर भरोसा करना और मुख्तलिफ सुपर पावर्स से लड़ने से न डरना फितरी था। ताहम एक बार जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन जमा हो जाएंगे और सैफ अली ज़ाती तौर पर उन सुपर पावर्स की ताकत का तजुर्बा करेगा तो उसके लिए अपना ज़हन बदलना कोई अजीब बात नहीं होगी। आखिरकार वो अभी हाल ही में मगरबी बर्रे आज़म पहुंचा था और ये नहीं समझता था कि यहाँ की सुपर पावर्स कितनी ताकतवर है। वो इस बात से भी वाकिफ नहीं था कि नीदर वर्ल्ड एम्पायर कितनी ज़बरदस्त है। जबकि फीथालिया और दीगर इस बात पर बहस कर रहे थे कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स से कैसे निपटा जाए, सैफ अली पूरे स्टार लाइट किले का कंट्रोल संभालने के लिए किले के मालिक की हवेली की तीसरी मंजिल पर वाक़े मरकजी दफ्तर पहुंच गया। पहले अगरचे इसने किले के मालिक की हवेली को सेल करने वाले जादुई हिसार को खोल दिया था और यहां तक कि शोला रानी और दूसरों को हवेली के विरासत के कमरे में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसने अब भी स्टार लाइट किले पर कंट्रोल हासिल नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि एक कदीम किले के मालिक का टोकन खुद बखुद उसके हामिल को किले के हुक्मरानी के हुकूक नहीं देता था। खिलाड़ियों को अब भी कब्जे के एक सादा तरीकाकार से गुजरना पड़ता था। जब सैफ अली ने मरकजी दफ्तर के दरवाजे खोले तो उसका इस्तकबाल एक बूढ़े आदमी ने किया जो पुराने और मतरूक दफ्तर के अंदर बटलर के लिबास में खड़ा था। अगरचे ये बूढ़ा आदमी सिर्फ एक साया था और इससे कोई हाला नहीं निकल रहा था, लेकिन वो इस हवेली के अंदर एक नाकाबिल तस्खीर वजूद था। इसी वक्त वो पूरे स्टार लाइट किले का हकीकी हुक्मरान था। किले के मालिक के टोकन के हामिल मैं ओसीट हूं, स्टार लाइट किले का मुंतजिम। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? जब ओसीट ने सैफ अली को दाखिल होते देखा तो एहतराम से पूछा। मैं स्टार लाइट किले का कंट्रोल हासिल करना चाहता हूं, सैफ अली ने अपने इरादों का ऐलान करते हुए कहा। कदीम किले दूसरे किलों से मुख्तलिफ थे। किले पर तमाम इख्तियार मुंतजिम के पास होता था, लिहाजा कदीम किले हमेशा नीम कंट्रोल शुदा हालत में रहते थे। अगर किले के मालिक का टोकन रखने वाले खिलाड़ी अपने कब्जे में लिए गए कदीम किले पर कोई कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें यह किले के मुंतजिम से हासिल करना पड़ता था। दरीं असना, एक मुंतजिम अपना इख्तियार सिर्फ तभी मुंतकिल करेगा जब खिलाड़ियों के पास किले के विरासत के दरवाजे से हासिल करदा फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मार्क मौजूद हो, वरना वो सिर्फ एक जाली किले के मालिक होंगे जिन्हें किसी भी वक्त बदला जा सकता है। इससे पहले कि खिलाड़ी किले के मुंतजिम से इख्तियार हासिल करें, पूरा किला सिर्फ किले के मालिक के टोकन को तस्लीम करेगा, न कि इसके हामिल को। मजीद ये कि किले के मालिक का टोकन खिलाड़ियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता था, और इससे भी बदतर बात यह थी कि खिलाड़ियों को हर वक्त किले के मालिक का टोकन अपने पास रखना पड़ता था। अगर टोकन को ज़्यादा देर तक किले से बाहर रखा जाता तो यह खुद ब खुद किले में वापस टेलीपोर्ट हो जाता और अंदर किसी बेतरतीब जगह पर नमूदार हो जाता। सिर्फ किले के मालिक का निशान और उसके बाद किले के मुंतजिम से इख्तियार हासिल करके ही खिलाड़ियों को एक कदीम किले का जुज़वी हुक्मरान समझा जाएगा। खिलाड़ी फिर अपने किले के मालिक के टोकन को हवेली के बुनियादी कमरे में महफूज कर सकते हैं,
اور اس کی حفاظت کے لیے حویلی کے دفاعی جادوئی حصار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک کوئی دوسرا حویلی پر حملہ نہ کرے اور بنیادی کمرے سے ٹوکن حاصل نہ کر لے، کھلاڑیوں کو اب اپنے قلعے پر کنٹرول کھونے کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ مزید یہ کہ ایک قدیم قلعے پر حکمرانی کا اختیار حاصل کرنے کے بعد کھلاڑی قلعے کے کچھ افعال کو بھی فعال کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم فورٹریس پریزن ہوگا۔ یہ ایک ناقابل یقین فنکشن تھا جو نئے تعمیر شدہ قلعوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ فنکشن اس لیے ناقابل یقین تھا کیونکہ یہ قلعے کے حکمران کو کھلاڑیوں کو قید کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ جب تک کھلاڑیوں کو پکڑ لیا جاتا، انہیں موت سے بھی بدتر انجام کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب تک کھلاڑیوں نے اپنی سزا پوری نہ کی ہو یا باہر سے کسی نے خود قید خانے کو تباہ نہ کر دیا ہو، قید کھلاڑی قید خانے سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ قید کھلاڑیوں نے خود کو مار ڈالا، وہ دوبارہ اپنے سیل میں ہی پیدا ہوں گے۔ قید ہونا کھلاڑیوں کے لیے ایک وحشیانہ سزا تھی۔ آخر کار، گارڈز ڈومین میں وقت پیسہ تھا، خاص طور پر فرنٹ لائن کھلاڑیوں کے لیے۔ کئی دنوں تک جیل میں بند رہنا اور کچھ کرنے سے روکنا انہیں نمایاں طور پر پیچھے چھوڑ دے گا۔ دریں اسنا، سٹار لائٹ قلعے جیسے چھوٹے قلعے کا قید خانہ کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ 8 دن تک قید کر سکتا تھا۔ 8 دن؟ اگر ایک ماہر کھلاڑی اچانک 8 دن کا وقت ضائع کر دے تو وہ غالباً جینے کی خواہش کھو دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سیف علی نے مختلف سپر پاورز کی مخالفت کرنے کی ہمت کی۔ تو کیا ہوا اگر مختلف سپر پاورز کے پاس بہت سے ماہرین تھے؟ اگر انہوں نے قلعے میں ہنگامہ کرنے کی ہمت کی تو وہ ان سب کو پکڑ کر قید کر دے گا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ مختلف سپر پاورز کے پاس کتنے درجہ 3 کے ماہرین ہیں جنہیں وہ 8 دن کے لیے قید کر سکے۔ جہاں تک قید خانے کو تباہ کرنے اور قید کھلاڑیوں کو رہا کرنے کا تعلق ہے، مختلف سپر پاورز خواب دیکھ رہی ہوں گی اگر وہ سوچتی ہیں کہ وہ یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ قید خانے کے پاس ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور دفاعی جادوئی حصار تھا۔ ایک بار جب یہ فعال ہو جاتا تو درجہ 5 کے وجود کو بھی قید خانے میں گھسنے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ در حقیقت، حویلی میں گھسنا قید خانے میں گھسنے سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ بہت اچھا، اوسیپ نے سیف علی کے پیروں کے نیچے 4 تہوں والا جادوئی حصار طلب کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، معائنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب کے پاس ایک کانسی کا نشان اور ایک چاندی کا نشان ہے۔ اپنے خود بخود سلور فورٹریس اتھارٹی حاصل کر لی ہے۔ آپ ایک برونز فورٹریس پریویلیج اور ایک سلور فورٹریس پریویلیج فعال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اب یہ منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے مراعات فعال کرنی ہے؟ جی ہاں، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں دستیاب تمام کانسی اور چاندی کی مراعات کی فہرست ہے۔ آپ ہر زمرے سے ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، اوسیپ نے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ فوری طور پر سیف علی کے سامنے ایک شفاف اسکرین نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر انتخاب کے 2 کالم نمودار ہوئے۔ پہلا کالم دستیاب کانسی کی مراعات کی فہرست تھی۔ 3 آپشنز تھے: قلعے کا قید خانہ، قلعے کا ریستوران اور قلعے کا ہوٹل۔ دوسرے کالم میں دستیاب چاندی کی مراعات کی فہرست تھی۔ اسی طرح 3 آپشنز دستیاب تھے: مینافیکیشن ٹاور، آبجیکٹ کریشن ٹاور اور سمننگ ٹاور۔ تو یہ سٹار لائٹ قلعے کی چاندی کی مراعات ہیں۔ سیف علی کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نمایاں ہوئی جب اس نے چاندی کی مراعات کے کالم کے نیچے 3 اندراجات کو دیکھا۔ اس نے پہلے بھی بہت سی سلور فورٹریس پریویلیجز دیکھی تھیں، تاہم سٹار لائٹ قلعے کی چاندی کی مراعات یقینی طور پر بڑے قلعوں کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ مینافیکیشن ٹاور ایک ایسی چیز تھی جو قلعے کے ارد گرد کے مانا کی کثافت کو مزید بڑھا سکتی تھی۔ اگرچہ سٹار لائٹ قلعے کے مانا کی کثافت پہلے ہی بہت زیادہ تھی، لیکن اگر مینافیکیشن ٹاور کے اثرات شامل کیے جائیں تو اس کے مانا کی کثافت غالباً 0 ونگ سٹی سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ آبجیکٹ کریشن ٹاور لائف اسٹائل کھلاڑیوں کے لیے ایک مقدس تربیتی جگہ تھی کیونکہ اس میں ایڈوانسڈ میڈیٹیشن رومز اور انٹرمیڈیٹ ریسرچ رومز موجود تھے۔ یہاں تک کہ سب پا ٹیلنٹ والا کھلاڑی بھی ماسٹر لائف اسٹائل کھلاڑی بننے کا بہت زیادہ امکان رکھتا تھا اگر وہ آبجیکٹ کریشن ٹاور کے اندر مسلسل کام کر سکے۔ سمننگ ٹاور ایک ایسی چیز تھی جسے سیف علی نے پہلے صرف ایک بار درمیانے درجے کے قلعے کے اندر دیکھا تھا، تاہم سمننگ ٹاور کو اس وقت گولڈ پریویلیج کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، سمننگ ٹاور کا صرف ایک ہی فنکشن تھا: مخلوقات کو طلب کرنا۔ ایک بار مناسب ذریعہ فراہم کرنے کے بعد، سمننگ ٹاور قلعے کے محافظ کے طور پر کام کرنے کے لیے اسی نسل کی مخلوقات کو طلب کر سکتا تھا۔
ذریعہ جتنا مضبوط ہوگا طلب کردہ مخلوق اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ ایک مہینے میں صرف ایک مخلوق کو طلب کیا جا سکتا تھا اور ایک وقت میں صرف ایک مخلوق کو وجود میں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ صلاحیت شاید زیادہ نہ لگے لیکن حقیقت میں یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طلب کی جانے والی مخلوق پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اگر کھلاڑی درجہ 6 کے خدا کی باقیات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ اپنے قلعے کے دفاع کے لیے درجہ 6 کے خدا کو طلب کر سکتے تھے۔ ایک درجہ 6 کا خدا یہ ایک ایسا وجود تھا جس سے درجہ 6 کے گارڈ رینک کھلاڑیوں کو بھی ٹکرانے سے بچنا پڑتا تھا۔ اگر اسٹار لائٹ قلعے کا دفاع کرنے والا درجہ 6 کا خدا ہوتا تو قلعے پر حملہ کرنا تو دور کی بات، کوئی بھی پورے نقشے میں ہنگامہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پورا نقشہ جس پر قلعہ واقع تھا قلعے کے محافظ کی سرگرمی کی حد میں آتا تھا۔ قلعے کے مالک کے ٹوکن کے حامل برا کرم اپنا فیصلہ کریں، اسک نے سیف علی کو طویل عرصے تک خاموش دیکھ کر یاد دلایا۔ آج کے چیپٹرز یہیں ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ نئے اور زبردست چیپٹرز کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔